लड़का अचानक सिर पर एक थप्पड़ खाकर उठ जाता है। आसपास के लोग जुनवू किम का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसका नाम उस लेजेंडरी हीरो जैसा था जो 40 साल पहले मशहूर हुआ था। लेकिन असली बात ये थी कि लड़का खुद बेहद कमजोर था। उन्हें ये पता ही नहीं था कि अब वाला जुनवू किम पहले वाला नहीं रहा। वो एक दिन उठा और उसे अपनी ही शक्ल पहचान में नहीं आई। फिर उसने खिड़की खोली और महसूस किया कि ये दुनिया भी वैसी नहीं है जैसी वो जानता था। यहाँ इतने ज्यादा बिल्डिंग्स कैसे हो गए? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। तभी उसे अचानक एक बहुत तेज एनर्जी महसूस हुई और वो भागते हुए सड़क पर आया ताकि ये पक्का कर सके कि क्या सच में पोर्टल खुला है। पर जो नज़ारा उसने देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। लोग वहां से भाग नहीं रहे थे बल्कि पोर्टल के पास जमा होकर तमाशा देख रहे थे। गुस्से में वो क्राउड को धक्का देकर आगे बढ़ा और देखा कि रिपोर्टर्स तक खड़े हैं। वो चिल्लाया कि ये जगह खतरनाक है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक लड़की मूवी स्टार की तरह एंट्री मारती है, अपने फैंस को हाथ हिलाती है और पोर्टल की तरफ बढ़ती है। मगर वो अंदर नहीं जाती। वो तो पोर्टल से निकलते क्रीचर्स को बाहर आने देती है और फिर उनसे लड़ने लगती है। लड़की बहुत ताकतवर थी और पूरा हालात कंट्रोल कर रही थी। ये देख जुनवू किम के अंदर एक अजीब गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इसे पूरा का पूरा शो बना दिया था। सबकी हरकतों से परेशान होकर उसने कैमरास गिरा दिए और चिल्लाया कि ये सब बेवकूफ़ी है। उसके इस बिहेवियर ने सबको शॉक कर दिया क्योंकि वो अकेला था जो इस तमाशे को देखकर एक्साइट नहीं था। उसने सबको चेतावनी दी कि मॉन्स्टर के बर्जर्क होने का चांस है और अगर वो इस डायमेंशन को अडेप्ट कर गया तो यहाँ खड़े सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे। लड़की ने जवाब दिया कि जो भी वो कर रहे हैं वही सब्जुगेशन क्लासेस में सिखाया जाता है। ये सुनकर जुनवू बिल्कुल स्टन रह गया। लड़की ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि असली जिंदगी क्लासरूम से बिल्कुल अलग होती है। तभी जुनवू की आंखें लाल हो जाती हैं और वो पूछता है कि क्या उसे लगता है सामने खड़े लोगों के बीच बैटलफील्ड बनाना सही है। उसकी तीखी नजर देखकर लड़की डर जाती है और गार्ड्स उसे पीछे हटने को कहते हुए बॉडीगार्ड्स के साथ खींच ले जाते हैं। जुनवू गुस्से में पूछता है कि इतनी कमजोर लड़की हंटर कैसे बन गई। लड़की उसकी इंसल्ट का जवाब नहीं देती, बस इतना कहती है कि लगता है तुम्हारी लाइफ काफी कठिन होगी। कुछ देर बाद जुनवू अकेले स्क्वायर में बैठकर सब सोचता है। उसे लग रहा था कि वो अपनी मौत के 42 साल बाद वापस आया है। उसे वो सब कुछ साफ याद आने लगता है। उस लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उसके साथी उसे आंखें खोलने को कह रहे थे। उसे बस ये जानना था कि सब्जुगेशन का नतीजा क्या हुआ। उसके साथियों की आंखों में आंसू थे तो उसे लगा कि वो हार गए, लेकिन असल में वो जीत चुके थे। उसने पूछा, फिर तुम सब रो क्यों रहे हो? असल में मॉन्स्टर इतनी डेंजर लेवल का था कि अगर वो हार जाते पूरी सिटी खत्म हो जाती। उसके साथी इसलिए रो रहे थे क्योंकि जुन वो खुद मर रहा था। उसे तब एहसास तक नहीं था कि उसकी चोटें इतनी भयानक हैं जब तक उन्होंने उसे उसकी कटी हुई टांग नहीं दिखाई। वो सब विक्ट्री भी प्रॉपर्ली सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जुनवू बस इतना कह पाया कि उसे खुशी है कि उसके साथी जिंदा हैं और वो सच में ये महसूस करता था। उसी पल उसे समझ आ गया कि वो मर चुका है। जुनवू किम साउथ कोरिया का पहला हंटर था और उसने जाइगैंटियाना जैसे अब तक के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ाई की थी। एक हीरो का अंत ऐसे हुआ, लेकिन फिर उसे याद आता है अंधेरा छाने से पहले एक आवाज ने कहा था, मैं 42 साल बाद वापस आऊंगा और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनकर। अगली बार इंसान सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो आवाज उसकी यादों में गूंज उठती है। उसको याद आता है कि 42 साल बाद वो मॉन्स्टर लौटने वाला है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो सब खत्म हो जाएगा। अभी वाले हंटर्स तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर से भी हारने की हालत में हैं। उसे पता था कि उसे आने वाली बड़ी कैलामिटी की तैयारी करनी होगी, लेकिन वो कह रहा था कि अभी भी उम्मीद बाकी है क्योंकि शायद उसका पूरा ग्रुप जिंदा हो। अगर किसी तरह वो उनसे संपर्क कर पाया तो वो हालात बदल सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सोच ही रहा था आखिर उन्हें ढूंढे कैसे। यूं ही किसी से पूछ भी नहीं सकता था। लड़का खुद को समझाता है कि उसके पास अब भी एक मौका है क्योंकि पहले वाली लड़की ने एक हंटर अकेडमी का जिक्र किया था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने पिछले 30 सालों में ये इंस्टीट्यूट बनाया होगा और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था। हमारा हीरो याद करता है, उसने अपने दोस्त से पूछा था कि क्या वो सच में एक स्कूल बनाना चाहता है। तो उसके साथी ने कहा था, हाँ बिल्कुल, अगर वॉर खत्म होती है तो वो अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए एक अकेडमी बनाना चाहता है। उसने ये भी कहा था कि अकेडमी का नाम जून वू ही रखे। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा हक्का बक्का रह गया था और पूछा, सच में तुम मुझे ही नाम रखने दे रहे हो? शांत चेहरे से उसके दोस्त ने कहा था, इसका नाम कोरिया हंटर कॉलेज रखा जा सकता है। मगर जवाब आया, ये नाम बहुत सिंपल है और किसी का ध्यान नहीं खींचेगा। अब प्रेजेंट में हमारा एमसी उस स्कूल के सामने खड़ा सोच रहा था, क्या उसके दोस्त ने सच में ऐसा सीधा साधा नाम रख दिया होगा? स्कूल काफी बड़ा था। उसी समय किसी ने आकर पूछा, प्रोटैगनिस्ट वहां क्या कर रहा है? क्या वो स्टूडेंट है, क्योंकि उन्हें उसे पहले कभी नहीं देखा? एमसी बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस किसी को ढूंढ रहा है। ये सुनकर बूढ़ा गार्ड बोला, अगर तुम यून को ढूंढने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। प्रोटैगनिस्ट बोला, नहीं नहीं, मैं उसे नहीं ढूंढ रहा। फिर उसने गार्ड से पूछा, क्या तुम बेवो नाम के किसी आदमी को जानते हो? ये सुनकर आदमी उलझ गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम डायरेक्टर की बात कर रहे हो? एमसी बोला, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गार्ड बोला, जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं वो डायरेक्टर से नहीं मिल सकते। और फिर उसने पूछा, क्या तुम स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हो? ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट खुद ही कंफ्यूज हो गया। वो समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी बोला, हाँ हाँ, मैं एक स्पेशल स्टूडेंट हूँ। गार्ड ने उसे अजीब दया भरी नजरों से देखा और कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो।
दोनों बिल्डिंग के अंदर गए। कुछ ही मिनटों में हमारा हीरो एक चीज देखकर हैरान रह गया। कमरे के अंदर उसकी पुरानी बॉडी की एक बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी थी। उसे देखकर वो सीधे पूछ बैठा, ये यहाँ क्यों लगी है? गार्ड बोला, स्कूल में जोर जोर से मत चिल्लाओ। एमसी ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो शर्मा गया कि उसके दोस्त ने उसकी इतनी बड़ी पोर्ट्रेट एंट्रेंस पर क्यों लगा दी। चलते चलते उन्हें दीवारों पर और भी कई तस्वीरें लगी दिखीं। उनमें से एक पर लिखा था, हंटर जून वू ने कहा था कि एडवेंचरर्स 99% विल पावर और 1% टैलेंट से बनते हैं। ये पढ़कर एमसी सोच में पड़ गया, क्या मैंने सच में ऐसा कुछ कहा था? मुझे तो याद ही नहीं। कुछ देर बाद दोनों डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचते हैं। गार्ड दरवाजा खटखटाता है और कहता है, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। अंदर से आवाज आती है, दोनों को अंदर आने दो। अंदर जाने से पहले गार्ड ये भी चेतावनी देता है कि एमसी कोई बेवकूफ़ी मत करे। अंदर पहुंचकर गार्ड डायरेक्टर से कहता है कि स्पेशल स्टूडेंट जो ट्रांसफर हुआ था वो आ गया है। डायरेक्टर चौंक गया क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि इस साल कोई स्पेशल स्टूडेंट आया हो। गार्ड बोला, मैं चलता हूं, आप दोनों बात कर लीजिए। गार्ड के जाते ही प्रोटैगनिस्ट गंभीर चेहरा बनाकर वोइक की तरफ देखता है। डायरेक्टर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये मामला काफी अजीब लग रहा है। उसने किसी स्पेशल स्टूडेंट के एडमिशन के बारे में सुना नहीं। फिर वो पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर ठीक से नहीं बताया तो सजा मिलेगी। लेकिन हमारा एमसी ये सब अनसुना कर देता है और बस पूछता है, मेरा दोस्त कैसा है? डायरेक्टर ये सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो इस लड़के को जानता तक नहीं। प्रोटैगनिस्ट आगे कहता है, मैंने तुम्हें पहले पहचान ही नहीं पाया, तुम तो पूरे बूढ़े लग रहे हो, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मेरा नाम जुनवू है। डायरेक्टर हक्का बक्का रह गया और बोला, मैंने आज तक इतना पागल इंसान नहीं देखा। वो फोन उठाने लगा और गार्ड को बुलाकर कहने लगा, इस लड़के को यहाँ से बाहर निकालो, इसे ऑफिस में घुसने नहीं देना चाहिए था। अगले ही पल एमसी पूछता है, सुनान कहाँ है? डायरेक्टर रुक गया, तुम इस नाम को कैसे जानते हो? एमसी हंसते हुए बोला, अरे वो लड़की याद है, एक लड़का था जिसे उस पर बहुत क्रश था, हमेशा पीछा करता था लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता था। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो बताओ, क्या तुम उससे शादी कर पाए? ये सुनकर डायरेक्टर सीधे दौड़कर एमसी के पास पहुंचता है। अगले ही पल वो उसे कॉलर से पकड़कर चिल्लाता है, तू कौन है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हमारा हीरो हंस पड़ता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक मुझे यूं कॉलर पकड़ेगा। डायरेक्टर होकर भी बड़ा डेयरिंग हो गया है। ये सुनकर डायरेक्टर हाथ छोड़ देता है और शौक में उसे घूरता रह जाता है। एमसी अपनी शर्ट झाड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कई बार कहा था, चाहे सामने कितना भी बड़ा मॉन्स्टर हो या कितना पावरफुल इंसान, हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो टारगेट हाथ से निकल जाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर डर गया और पूछता है, क्या क्या तुम वही लीडर हो? कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। सबजुगेशन मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स में कोई चिल्ला रहा था। एक आदमी ने एक औरत की गर्दन पर ब्लेड रखा हुआ था और दवाइयां व खाना लाने को कह रहा था। एमसी ने पूछा, क्या हुआ? एक आदमी बोला, इसे अपनी बेस से निकाल दिया गया क्योंकि इसे एक डिजीज है, अब ये दवाई चाहता है, इसके भाई को भी डिजीज है। एमसी सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर वो धीरे धीरे उस आदमी की तरफ चलने लगा जो महिला को पकड़ कर खड़ा था। ये देखकर उसका साथी सोच रहा था, लीडर आखिर सोच क्या रहा है? वो आदमी चिल्लाया, आगे मत आना, नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। लेकिन हमारे एमसी ने परवाह ही नहीं की, वो चलता ही गया। आदमी फिर बोला, अगर तुम पास आए तो मैं सच में इसे खत्म कर दूंगा। एमसी बोला, कर दो, जो करना है कर लो। ये सुनकर वो आदमी और लड़की दोनों शॉक में रह गए, क्या ये सच में ऐसा कहा? एमसी बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये एलिमिनेट हो भी गई तो कोई परवाह नहीं करेगा, शहर में इतने मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि एमसी ने बीच में पूछ लिया, हिम्मत नहीं है क्या? और बोला, अगर तुम्हें अपने भाई की जान बचानी है तो पहले सबको एलिमिनेट करो, तभी दवाई मिलेगी। ये सुनकर आदमी चौंक गया। एमसी आगे बोला, किसी एक की जान बचानी हो तो किसी और की जान लेनी पड़ेगी, यही हालात हैं इस दुनिया के, मॉन्स्टर हो या इंसान, फर्क ही क्या है? अगर करना है तो सही तरीके से करो, नहीं कर सकते तो अपने भाई के साथ खुद भी एलिमिनेट हो जाओ। ये सुनकर आदमी एकदम स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसने लड़की को धक्का देकर छोड़ दिया और गुस्से में एमसी की तरफ बढ़ा। वो एमसी पर वार करता है लेकिन हमारा हीरो आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो आदमी का हाथ पकड़ता है और बिना मेहनत के उसे जूडो थ्रो कर देता है। वो आदमी गाली देता है और अगले ही पल जमीन पर जोर से पटक दिया जाता है। गुस्से से भरा वो फिर खड़ा होता है और चिल्लाता है कि वो एमसी को एलिमिनेट कर देगा। वो फिर ब्लेड से हमला करता है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, बस यही जोश चाहिए। सिस्टम विंडो खुलती है, यूजर हैज इक्विप्ड एन आइटम। एमसी बिना मेहनत के उसका अटैक पैरी कर देता है। फिर वो अपनी उंगली आदमी के चेहरे के सामने करता है। सिस्टम विंडो कहती है, यूजर विल यूज स्किल एक्सप्लोसिव फ्लिक। अगले ही पल एमसी एक हल्का सा वार करता है और वो आदमी उड़कर दीवार से टकरा जाता है। वो आदमी उस जोरदार वार से बेहोश हो गया था। जुनवू ने अपने साथी को बुलाकर कहा कि उस आदमी की छोटी बहन को ढूंढो, वो पास ही कहीं होगी और उसके पास अभी भी उसकी दवाई है। लेकिन साथी बोला, लीडर को दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि लड़की की बीमारी फैलने वाली है। पर हमारा हीरो बिल्कुल नहीं डरा। वो बोला, अगर सच में बीमारी फैलती तो ये आदमी अब तक एलिमिनेट हो गया होता, बस तुम जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। ये सुनकर साथी भागता हुआ उसका आदेश मानने चला गया। एमसी ने बाकी दोस्तों से कहा, इस आदमी को बेस पर ले जाओ और इसे खाना दो। वो एक कुछ पूछने ही वाला था पर एमसी ने खुद ही कहा, हाँ यही सही है क्योंकि आज से ये भी हमारा साथी है, हमारी ही टीम का हिस्सा। प्रेजेंट में उसके दोस्त ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम सच में वही इंसान हो? तुम तो बच्चे जैसे लग रहे हो। एमसी बोला, उसे खुद भी नहीं पता क्या हुआ, वो बस इस बॉडी में जागा था। डायरेक्टर उसे देखता रहा और एमसी थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वो एक को ये सब विश्वास ही नहीं हो रहा था।
वो बोला, ये तो ऑब्वियस है, कोई भी ये नहीं मानेगा कि एलिमिनेट हुआ इंसान वापस बच्चे की शक्ल में लौट आए। एमसी बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हें पहली हंटिंग मिशन की बात बताता हूँ। ये सुनते ही वोइक ने झट से उसे मुक्का मार दिया। उधर गार्ड डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ भाग रहा था, क्योंकि वोइक ने फोन करके कहा था कि इस लड़के को ऑफिस से बाहर निकालो। स्पेशल स्टूडेंट्स को एडमिट करना हमेशा बड़े टैलेंटेड लोगों के लिए होता था, इसी वजह से गार्ड को लगा था कि एमसी भी उन्हीं में से एक है। ऑफिस के दरवाजे पर वो माफी मांगते हुए अंदर आया, लेकिन अंदर से किसी की आवाज आई, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो। असल में एमसी वोइक को फिजिकल प्रैक्टिस करा रहा था, उससे माफी मंगवा रहा था। गार्ड ये नज़ारा देखकर हैरान हुआ और चुपचाप कमरे से निकल गया। कुछ मिनट बाद एमसी इरिटेट नजर आया और वोइक थोड़ा शर्मिंदा। एमसी बोला, मेरे चेहरे में दर्द हो रहा है। डायरेक्टर बोला, माफ करना, मैंने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि तुमने पहली मिशन की बात छेड़ दी थी। एमसी बोला, दुनिया बहुत बदल गई है। डायरेक्टर बोला, हाँ, तुम्हें शायद सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होगा। एमसी बोला, अजीब तो होगा ही, मॉन्स्टर सब्जुगेशन का हाल देखकर ही समझ गया। कल मैंने हंटर्स को मॉन्स्टर को डंजन से बाहर लाते देखा। वो एक बोला, क्या तुम हॉस्पिटल वाले डंजन की बात कर रहे हो? मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो। एमसी गुस्से में पूछता है, फिर ये सब कर क्यों रहे हो? वो एक ने कहा, हमारे लीडर ने अपनी जान देकर दुनिया को बचाया, उसके बाद दुनिया शांत हो गई, पावरफुल मॉन्स्टर्स लगभग आने ही बंद हो गए और एमसी बीच में बोलता है, तो इसलिए मॉन्स्टर्स को सड़कों पर लाया जा रहा है, इतना लापरवाही। वो एक बोला, और भी वजहें हैं, डेंजर न होने की वजह से बड़े स्पॉन्सर्स मिलने बंद हुए, इसलिए हंटर्स को सेलिब्रिटी जैसा दिखाना पड़ा, सब्जुगेशंस को शो में बदलना पड़ा। एमसी गुस्से में बोला, अभी भी वक्त है इस बेवकूफ़ी को रोकने का, तुम अकेडमी के डायरेक्टर हो, तुम बदल सकते हो ये सब। वो एक बोला, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हाई रैंकिंग लोग इसमें शामिल हैं, मैं अकेले एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकता। एमसी बोला, अगर हम अपनी पुरानी टीम को वापस इकट्ठा करें तो शायद सब बदल जाए। वो एक ने धीरे से कहा, असल में वो सारे हाई रैंकिंग लोग तुम्हारी ही टीम के मेंबर्स हैं और मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन उनमें से कई लोग तुम्हारी वापसी से खुश नहीं होंगे। एमसी ने पूछा, सच में तुम भी ऐसा सोचते हो? वो एक बोला, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एमसी ने लंबी सांस ली, मेरे लौटते ही सब गड़बड़ हो गया है। वो एक बोला, ऐसा मत सोचो, दुनिया अब शांत है, तुम नया जीवन शुरू कर सकते हो। एमसी बोला, नहीं, फाइनल बॉस फिर से रिवाइव होगा। वो एक चौंक गया, क्या कहा, फिर से बोलो। एमसी बोला, फाइनल मॉन्स्टर लौटेगा, यही सच्चाई है, मैं एलिमिनेट होने ही वाला था जब उस आवाज ने कहा 42 साल बाद वापस आएगा। वो एक बोला, ये सच नहीं हो सकता, कहीं तुमने गलत नहीं सुना। एमसी बोला, मेरी बात पर शक, तुमने तो खुद देखा कि मैं 42 साल बाद लौट आया, तो फाइनल बॉस क्यों नहीं लौट सकता? डायरेक्टर असहज हो गया। एमसी बोला, मैं जा रहा हूँ, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। वो एक ने पूछा, अब क्या करने वाले हो? एमसी बोला, जैसा पहले करता था, सब कुछ अकेले संभालूंगा। वो एक बोला, इस बॉडी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एमसी बोला, एक बार कर चुका हूँ, दोबारा कर लूंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात। वो पूछता है, मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? उसके बिना सब मुश्किल है। वो एक बोला, वो स्टोरेज में है, वैल्यूएबल आइटम है, बाहर नहीं ले जा सकते। एमसी बोला, तो क्या मैं अपनी आइटम्स भी नहीं ले सकता? वो एक बोला, वहाँ का इंचार्ज है सॉक डो, वही संभालता है। एमसी खुश होकर बोला, अरे वाह, वो तो परफेक्ट है, वो हमेशा मेरी बात मानता था, बहुत लॉयल था। वो एक ने कहा, उसी को तो तुम्हारी वापसी से सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा। एमसी बोला, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा यार। डायरेक्टर बोला, एक ऑल्टरनेटिव है, सॉक डो की ग्रैंड डॉटर अकेडमी में पढ़ती है, चेयरमैन उसे बहुत चाहता है, वो उसकी बात नहीं टालेगा। एमसी चौंका, उसकी ग्रैंड डॉटर है, क्या सच में मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए? वो एक बोला, हाँ, यही आसान तरीका है। एमसी बोला, ठीक है, नाम बताओ उसका। डायरेक्टर बोला, उसका नाम गो अन है, तुम उसे हॉस्पिटल वाले कोलैप्स्ड डंजन में मिल चुके हो। ये सुनकर जुनवू चिल्लाया, ये मजाक है क्या? वो लड़की सॉक डो की ग्रैंड डॉटर है। वो एक बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों, कोई दिक्कत है? एमसी बोला, दिक्कत, मैंने उस स्ट्रीट वाली सब्जुगेशन के बाद उससे लड़ाई कर ली थी, गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोल दिया था और चला गया। ये सुनकर पूरी तरह शॉक। वो एक बोला, उम्मीद है तुमने उसे चोट नहीं पहुंचाई? एमसी बोला, अरे नहीं, मैं किसी बच्चे को क्यों मारूंगा, बस गुस्से में कुछ बोल दिया था। फिर वो सोच में पड़ता है कि उसने क्या क्या कहा था और कैसे लड़की ने मॉन्स्टर को हराया था। फिर वो चिल्लाता है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगले ही पल एमसी अपने हाथ वोइक की तरफ बढ़ाता है। वो एक कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या चाहिए? एमसी बोला, अकेडमी एनरोलमेंट फॉर्म दो। वो एक चौंक गया, क्या तुम सच में एडमिशन लोगे? एमसी बोला, हाँ जल्दी दो, मेरा वेपन किसी और के पास है, उसे वापस पाने के लिए मुझे सॉक डो की ग्रैंड डॉटर के पास जाना पड़ेगा। वो एक बोला, समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि तुम उम्र में बहुत बड़े हो। एमसी बोला, क्या मतलब? वो एक बोला, क्या सच में तुम इस उम्र में स्टूडेंट बनना चाहते हो? एमसी सुनकर शौक में रह गया। डायरेक्टर ने उसे और बातें समझाई और एमसी इरिटेट हो गया। एमसी बोला, मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया, मुझे बस अपना वेपन चाहिए। वो एक ने लंबी सांस ली, लीडर बिल्कुल पहले जैसा है। एमसी बोला, अरे ऑब्वियस है, इसी वजह से मैं सबसे पहले एलिमिनेट हुआ था। अगले ही पल वो एक ने एडमिशन कार्ड उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो बोला, बच्चों पर ज्यादा सख्त मत होना। एमसी बोला, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, पर देखेंगे। वो एक बोला, उन बच्चों को चोट मत पहुंचाना, वो बहुत कमजोर हैं। एमसी चिल्लाया, हाँ भाई समझ गया। अगले दिन अकेडमी के अंदर कोई अपना क्लासरूम ढूंढ रहा था। वो कोई और नहीं, खुद हमारा प्रोटैगनिस्ट था। क्लास के अंदर जाते वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। वो खुद को समझा रहा था कि गो अन को ढूंढते हुए उसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहिए, चुपचाप रहना है।
तभी कोई पूछता है कि वो क्लासरूम के दरवाजे के सामने खड़ा क्या कर रहा है। ये एक लड़की थी। वो बोलती है, अगर अंदर नहीं आना तो साइड हो जाओ, दरवाजा ब्लॉक मत करो, रास्ते में खड़े हो। एमसी जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि वो अभी अंदर जा ही रहा है। लेकिन अचानक बिना किसी वजह लड़की उसका चेहरा के काफी करीब आ जाती है। ये देख वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है। फिर वो पूछती है, कहीं तुम वही डॉग तो नहीं हो, कल वाला? ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो अंदर चली जाती है और कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि ट्रांसफर स्टूडेंट ऐसा निकलेगा, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एमसी पूछता है, तुम मुझे डॉग क्यों कह रही हो? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, बस चली जाती है। एमसी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये कहकर चली भी गई, आजकल के बच्चे सच में ज्यादा उलझे हुए हैं, संभालना मुश्किल हो गया है। क्लासरूम में घुसते ही उसे महसूस होता है कि बहुत सारी नजरें उस पर टिकी हैं। सारी क्लास के स्टूडेंट्स उसे घूर रहे थे। एक ग्रुप लड़कों का आपस में बातें कर रहा था, ये वही डॉग तो नहीं है, कल वाला? और कुछ लड़कियां भी यही बात कर रही थी। ये देखकर एमसी खुद से पूछता है, ये हो क्या रहा है? मेरा तो पहला दिन है यहाँ और सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। फिर वो सोचता है कि बेहतर होगा ये सब इग्नोर कर दे। वो मन में कहता है, मुझे लगा था ये अकेडमी अलग होगी क्योंकि यहाँ किसी के पास मेरा आइटम नहीं है। अब वो बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसे एक चीज ने चौंका दिया। उसकी डेस्क पर एक बुके रखा था और उस पर एक मैसेज था, म्यूजिक की तरफ से एमसी को बधाई देते हुए। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्या यहाँ नए स्टूडेंट्स को आते ही फूल बांटते हैं क्या? फिर बैठते हुए बोलता है, पैसे की बर्बादी है ये सब। अचानक तेज आवाज होने लगती है। कोई बहुत ही लाउड होकर चिल्ला रहा था। ये एक लड़का था जो अपने टीचर को क्रिटिसाइज कर रहा था कि टीचर ने उसे जबरदस्ती स्कूल आने को मजबूर किया है। जैसे ही ये लड़का क्लासरूम में आया, बाकी सारे स्टूडेंट्स सहम गए, डर गए। हमारा हीरो सोच रहा था, बच्चे अभी भी नहीं बदले, खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, एटीट्यूड वही है। फिर उस लड़के की नजर एमसी पर पड़ती है। वो पहले तो हैरान होता है, फिर मुस्कुराने लगता है जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। वो पास आते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी क्लास में हो, कल वाला डॉग आज मेरी रूम में। उसे उम्मीद नहीं थी कि एमसी उसकी क्लास में होगा, क्योंकि एमसी ने कल गो अन से पंगा लिया था और हंटर्स के बारे में बुरा बोला था। हमारा हीरो शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़का कहता है, तुम्हारा वीडियो हर जगह घूम रहा है। एमसी मन ही मन सोचता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो लड़का अचानक उसे हल्का सा स्लैप मारते हुए कहता है, यकीन नहीं होता कि इतनी बात करने के बाद भी तुम अकेडमी में घुस गए। तुम तो बस एक ई रैंक हो और फिर भी गो अन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट की। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट इरिटेट होने लगा था। लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है जुओक और शायद तुम मुझे पहले से जानते होगे। एमसी को वो एक की बात याद आती है कि इंसल्ट सहना पड़े तो भी सह लेना। वो गुस्सा पी जाता है, अपना हाथ भी बढ़ाता है और अपना नाम बताता है। नाम सुनते ही जुओक हंसने लगता है। तुम्हारे पेरेंट्स कितने बेवकूफ रहे होंगे जो उन्होंने तुम्हें किसी फेमस हंटर का नाम दे दिया। एमसी बाहर से हंस तो रहा था, लेकिन अंदर वो खुद को रोक रहा था कि इस बच्चे को एक ही झटके में ना पटक दे। जुओक आगे पूछता है, कल गो अन को करीब से देखना कैसा लगा? उसकी फिगर तो कमाल की है और उसकी उम्र की लड़की के लिए उसका फेस भी ठीक ठाक है। फिर वो हंसते हुए कहता है, डायरेक्टर की ग्रैंड डॉटर है तो क्या हुआ, इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। अगर उसके वो इश्यूज ना होते और इतनी जिद्दी ना होती तो वो मेरी टाइप की होती। इतने में कोई बोलता है, जुओक ज्यादा मत बढ़ो। ये सुनकर एमसी और जुओक दोनों चौंक जाते हैं। ये वही लड़की थी जो पहले डोर पर उससे टकराई थी। जुओक पूछता है, तुम फिर से ये सब बातें क्यों उठा रही हो? लड़की बोलती है, किसी और के चेहरे पर कमेंट करने से पहले खुद शीशा देख लिया करो। ये सुनकर जुओक चिढ़कर कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? पहले तो मैंने चुपचाप रहने दिया था, अब तुम हद पार कर रही हो। लड़की शांत लेकिन कड़क टोन में कहती है, हम दोनों क्लास ई में हैं, मतलब दोनों ही ट्रैश हैं। जुओक जवाब देता है, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, पहले क्लास बी में था मैं। लड़की कहती है, फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी एबिलिटीज ढंग से यूज ही नहीं कर पाते और अगर तुम्हारे पिता के कनेक्शंस न होते तो अब तक स्कूल से एक्सपेल हो चुके होते। ये सुनकर जुओक पूरी तरह गुस्से से भर जाता है। वो लड़की की तरफ हाथ उठाकर बढ़ता है जैसे उसे मारने वाला हो। लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल जुओक खुद जमीन पर गिरा होता है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स शॉक में पड़ जाते हैं। ये हुआ कैसे? असल में हमारा हीरो बीच में कूद पड़ा था और उसने ही उसे गिराया था। जुओक गुस्से में पूछता है, जून वू, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हमारा बिग गाय बिल्कुल ठंडे चेहरे से उसे देख रहा था जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। जुओक पूछता है, तुमने सच में ऐसा किया? एमसी बोला, अगर चाहो तो दोबारा कर सकता हूँ। जुओक उठ खड़ा हुआ और बोला, पहले ही दिन ट्रबल लेना चाहता है क्या? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्कूल की हायरार्की में तुम्हारी जगह कहाँ है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस हंस देता है, उसे सीरियसली नहीं लेता। फिर काम होकर पूछता है, तुम कभी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में रहे भी हो जो ऐसे डायलॉग्स मार रहे हो? लड़का उसकी बात इग्नोर करके सीधे उस पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन एमसी बिना किसी मेहनत के उसका पंच डॉज कर देता है। वो मन ही मन सोचता है, इस बच्चे का पंच तो बेकार है, उसके मूव्स भी पैथेटिक हैं, कोई भी गॉब्लिन इसे गिरा सकता है। दोनों लड़ाई आगे बढ़ाने ही वाले थे कि तभी कोई रूम में घुसकर चिल्लाता है, मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो ये? उनकी टीचर आ गई थी। जुओक इरिटेट होकर कहता है, ऑफ कोर्स फाइट के टाइम ही आना था इन्हें। वो निकलते हुए एमसी से कहता है, मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा जूनवू, स्कूल के पीछे मिलना, थोड़ा मजेदार काम करेंगे वहां। कुछ घंटे बाद वो एक इरिटेशन भरे चेहरे के साथ बैठा था। वो पूछता है, पहले दिन ही तुमने ये सब क्या कर दिया? एमसी सीधी शक्ल से कहता है, मैंने तो बहुत कंट्रोल किया था।
वो एक कहता है, मैंने जैसे तैसे तुम्हारी मचाई हुई गड़बड़ को संभाल लिया, पर मुझे नहीं पता जुओक आगे क्या करेगा। एमसी पूछता है, मतलब? वो एक समझाता है, जिस लड़के को तुमने पटका था वो सब्जुगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का बेटा है। जिसका मन आता है वो करता है और उसके पिता की इन्फ्लुएंस की वजह से उसे कभी कुछ नहीं होता। हमारा हीरो बोलता है, अच्छा अब समझ आया वो बच्चा ऐसा क्यों है। डायरेक्टर उसे समझाता है कि आगे से संभल कर रहो, अगर एमसी ने फिर से जुओक से लड़ाई की तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। एमसी बोलता है, ठीक है समझ गया, मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। ऑफिस के बाहर निकलते हुए हमारा हीरो गहरी सांस लेता है। उसी वक्त पहले वाली लड़की अचानक पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया। एमसी थोड़ा चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक पीछे से बोलेगी। वो पूछती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किससे पंगा लिया है। एमसी बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बदतमीज बच्चों से कभी पसंद नहीं रहा। फिर वो पूछता है, तुम जुओक से खुद क्यों लड़ने लगी थी, वो तो बस गोवन के बारे में बातें कर रहा था। अगले ही पल एमसी रुक जाता है। उसे अचानक लगने लगता है कि उसके सामने खड़ी ये लड़की उस इंसान से काफी मिलती जुलती दिखती है जिसे उसने सब्जुगेशन के दौरान देखा था। फिर वो उसके बैच पर नजर डालता है। उस पर लिखा होता है, गोअन, गोवन की तरह। एमसी पूछता है, क्या तुम गोवन की छोटी बहन हो। वो जवाब देती है, हाँ। एमसी मन ही मन सोचता है, बहुत बढ़िया, इसे मैं काम में ले सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल लड़की खुद ही आगे जोड़ती है, लेकिन मैं सच में उसकी रियल छोटी बहन नहीं हूँ, हमारी माँ अलग अलग हैं। लड़की ने बताया कि परिवार में उसे असली बेटी माना ही नहीं जाता था और उसे फैमिली रजिस्ट्री से भी निकाल दिया गया था। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और पूछता है, तो क्या तुम अपने दादा से बात करती हो। लड़की बोली, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है क्योंकि फैमिली रजिस्ट्री से मुझे उन्हीं ने हटाया था। ये सुनते ही एमसी की सारी उम्मीदें एक झटके में टूट जाती हैं। वो तो सोच रहा था कि इस लड़की के जरिए वो आसान रास्ता मिलेगा, लेकिन नहीं, सब खत्म। लड़की माफी मांगते हुए बोली, क्योंकि मैं फैमिली का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करोगे तो भी तुम्हें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, और तुम नए स्टूडेंट हो, तुम्हें अकेला रहने के बजाय किसी और पर भरोसा करना चाहिए। वो कहती है, मैंने सोचा था तुम दूसरों जैसे नहीं हो, लेकिन असल में तुम भी सबकी तरह हो, तुम्हें बस स्टेटस की ही चिंता है। एमसी तुरंत जवाब देता है, तुम भी अलग नहीं हो, तुमने मुझे सिर्फ इसलिए जज कर दिया क्योंकि मैं स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हूँ, और फैमिली हिस्ट्री और स्पेशल एडमिशन पर डिबेट करना बच्चों के लिए ये सब पूरी तरह बेकार बातें हैं। लड़की बोलती है, रुको, तुम खुद समझ जाओगे कि अकेडमी में स्पेशल स्टूडेंट होना क्या मतलब रखता है। लेकिन एमसी को इसकी कोई परवाह नहीं, वो बिना रुके चलता रहता है। ये देखकर लड़की थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है, अभी अभी क्या हो गया। सीन कट होता है। एमसी खुद से सोच रहा था, मुझे लगा आसान होगा, लेकिन अब मुझे गोअन के पास पहुंचने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी कोई पीछे से उसे आवाज देता है, तुम्हारा नाम जुनवू है और तुम क्लास ई के स्पेशल स्टूडेंट हो। एमसी हैरान हो जाता है, ये लोग हैं कौन, लेकिन वो बस पूछता है, तुम लोगों को क्या चाहिए। कुछ लड़के पास खड़े हंस रहे थे और भी लोग पास आने लगे। पल भर में एमसी खुद को 5 लोगों से घिरा हुआ पाता है। उनमें से एक लड़का कहता है, चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो सबके सामने इंसल्ट होगी। एमसी सोचता है, कमाल है, यहाँ आते ही सिरदर्द शुरू। अब सीन शिफ्ट होता है। स्कूल के एक वेयरहाउस जैसे गंदे कमरे में एमसी को ले जाया जा रहा है। वहां की बदबू से वो सोचता है, क्या ये लोगों का हाइडआउट है। अंदर से आवाज आती है, आ गया मेरा दोस्त। वो कोई और नहीं, जुओक था। वो कहता है, कुछ करने से पहले एक सवाल, एक स्पेशल स्टूडेंट ने मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की। ये चीज समझ में नहीं आती, जैसे कोई सपना हो। एमसी पूछता है, तुम लोग मुझे बार बार स्पेशल स्टूडेंट क्यों बुलाते हो, ये खास बात क्या है। जुओक हैरान हो जाता है, जो कनेक्शंस के दम पर आए हों वो मेरे सामने ऐसे बात कर रहे हैं। अगर मैं पनिशमेंट पर नहीं होता तो आज ही तुम्हें सबक सिखा देता, लेकिन शुक्र मानो मेरे दोस्त दयालु हैं। फिर वो चिल्लाकर कहता है, शुरू करो। उनमें से एक लड़का एमसी को किक मारने आता है, लेकिन एमसी आराम से डॉज कर देता है। किक मारने वाला लड़का खुद ही फिसलकर जमीन पर गिर पड़ता है। जुओक हंसता है, डॉजिंग में तुम अच्छे हो। फिर और लड़के दौड़कर एमसी पर हमला करने आते हैं। एमसी सभी के हमले बड़े आराम से अवॉइड करने लगता है। वो पूछता है, क्या टीचर्स ने तुम्हें बेसिक कॉम्बैट स्किल्स नहीं सिखाए। इतने में अर्लियर वाला लड़का दौड़कर चिल्लाता है, चुप हो जा। इस बार एमसी डॉज नहीं करता, वो घुटना उठाकर सीधा उसके चेहरे पर मारता है। लड़के की नाक से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। बाकी सब शौक में, ये अकेला ऐसा कैसे कर रहा है। एमसी पूछता है, क्या हुआ, कोई और नहीं आएगा। जुओक ने कहा था अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाएंगे। जुओक गुस्से से कांपने लगता है। एमसी एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, अगर कुछ करना है तो ठीक से करो। इधर हॉलवे में गोअन चलते चलते खुद से एमसी को बुरा भला कह रही थी। उसे याद आता है कि एमसी ने उसे रिडिकुलस कहा था। वो बोलती है, उसे क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी वो सुनती है कि लोग बातें कर रहे हैं। जुओक की गैंग जुनवू को लेकर गई है। उसकी स्कूल लाइफ खत्म हो गई। इतनी जल्दी अबैंडन होने वाला पहला स्पेशल स्टूडेंट है वो। किसी ने पूछा, टीचर्स को बताया। दूसरा बोला, कौन फंसना चाहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। गोअन बोली, अच्छा हुआ, वो खुद को बहुत बड़ा समझता था, यही अंजाम होना था। लेकिन अचानक उसे एमसी की बातें याद आती हैं। वो एकदम रुक जाती है और फिर दौड़ने लगती है कहीं की तरफ। वेयरहाउस में एमसी उन 3 लड़कों को घूर रहा था जिन्होंने उसे यहाँ लाया था। जुओक चिल्लाता है, तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या, बस भागकर एक मुक्का मारना है। लेकिन लड़के डर गए थे क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का एक ही वार में गिर गया था। एमसी कहता है, डर क्यों रहे हो, मैंने कुछ खास नहीं किया, तुम लोगों की मेंटालिटी और स्किल्स तो बच्चों जैसी हैं। ये सुनकर जुओक की आत्मा हिल जाती है।
वो अपने दोस्तों को कहता है अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करो। दोस्त बोले अगर हम एबिलिटी यूज करेंगे तो पकड़े जाएंगे, एक्सपेल कर देंगे। जुआक चिल्लाया तो पकड़े मत जाना। अब लड़के ब्रेसलेट्स एक्टिवेट करने लगते हैं। एमसी सोचता है अरे ये तो गोअन वाली आइटम जैसा ही है, लगता है सोर्ड कैरी करना इनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन हिम्मत उनमें अभी भी नहीं, वे एमसी को छूने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। जुआक गुस्से से उछलता है और अपना ब्रेसलेट एक्टिवेट करता है। सिस्टम विंडो में आता है यूजर स्किल रैंक डी, एबिलिटीज अनलॉक्ड। एक स्पीयर उसके हाथ में समन हो जाता है। जुआक चिल्लाता है अब मैं तुम्हें इतनी बुरी हालत में पहुंचा दूंगा कि तुम माफी मांगने लगोगे। एमसी बिल्कुल बेहिस लगकर देख रहा है। वो बोलता है बच्चा है तू, एबिलिटीज यूज करना आता भी है। पास खड़ा कोई कहता है क्या ये लड़का पागल है, सामने वाला तो वेपन यूज कर रहा है। एमसी एक ब्रूम उठा लेता है और पूछता है तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ आइटम समन करना ही एबिलिटी है? वो उस लड़के की तरफ तिरछी नजर डालता है। तुम्हें कुछ पता नहीं। फिर ब्रूम सीधा जुआक की तरफ करते हुए गुस्से से बोलता है किसने अलाउ किया था कि किसी इंसान पर अकेडमी के अंदर एबिलिटी यूज करोगे, वो भी डंजन से बाहर। अब सीन कट। अकेडमी ऑफिस में एक आदमी अपने कलीग से कह रहा है सुना है तुम्हारे नए स्टूडेंट ने आते ही ट्रबल कर दिया, और वो लड़ाई जुआक से कर रहा था, क्लास बी वाले लड़के से। और अजीब बात कि स्पेशल स्टूडेंट को क्लास ई में क्यों डाल दिया गया, इसका मतलब तो हंटर टैलेंट बिल्कुल नहीं है। लेकिन वुमन टीचर कहती है ये सच नहीं है। आदमी हैरान तो फिर टीचर कहती है उसे क्लास ई इसलिए डाला गया क्योंकि उसने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया ही नहीं। ये सुनकर आदमी के होश उड़ जाते हैं। जो एप्टीट्यूड टेस्ट छोड़ते हैं उनका कॉम्बैट लेवल इतना हाई होता है कि मेजर ही नहीं कर सकते। अब तक सिर्फ गोअन को ये क्लासिफिकेशन मिला था, क्या दोनों का लेवल एक जैसा है? टीचर बोली नहीं, डायरेक्टर ने जानबूझकर उसे क्लास ई में रखा ताकि वो अटेंशन न खींचे। आदमी बोला अजीब है, हंटर्स तो अटेंशन के लिए ही तरसते हैं। टीचर वाली वुमन ये कहने ही वाली थी कि उसे डिटेल्स नहीं पता, तभी अचानक कोई उसका नाम चिल्लाता है। चिल्लाने वाली कोई और नहीं, गोउन थी। वुमन पूछती है क्या हुआ? गोउन घबरा कर कहती है एमसी मुसीबत में है। अब वापस लड़ाई के सीन पर। जुनवू का ब्रूम और जॉक का स्पीयर एक दूसरे से भिड़ते जा रहे थे। जॉक के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था क्योंकि वो बस किसी तरह एमसी के बराबर टिक पा रहा था। हमारा हीरो तो एकदम आसान तरीके से सिर्फ झाड़ू से उसके सारे अटैक्स रोक रहा था। एक लड़का शौक में सोच रहा था स्पीयर से तो वो किसी बैरन लेवल इंसान से लड़ने लायक होना चाहिए। ये ई रैंक स्पेशल स्टूडेंट कैसे ब्रूम से उसके हर अटैक को रोक रहा है और ब्रूम टूट भी नहीं रहा। फ्रस्ट्रेटेड जॉक चिल्लाने लगा एक ई रैंक से मैं क्यों हार रहा हूं? वो फिर वार करता है। एमसी फिर भी उसी इनडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। जॉक गालियां देते हुए अटैक पर अटैक करता जा रहा था। तभी एमसी कामली कहता है वेपन स्किल को ऐसे बेवजह इस्तेमाल नहीं करते। वो बाई स्टैंडर्ड चिल्लाता है चुप रहो, तुम बस एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हो। एमसी समझाता है किसी एबिलिटी की असली खासियत उस वेपन के कोर से तय होती है। अटैक्स डॉज करते हुए वो पूछता है तो तुम्हारे स्पीयर का कोर क्या है? जॉक गुस्से से चिल्लाता है नरक में जाओ, ये कोर मेरे पापा का गिफ्ट है। इसकी वजह से ही अकेडमी में मेरा एडमिशन हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद मैं हंटर बनूंगा और अच्छा प्रदर्शन किया तो स्टूडेंट काउंसिल में भी जा सकता हूँ, और आज मैं एक ई रैंक से फंस गया हूँ। अगले ही पल एमसी झाड़ू घुमाकर बाई स्टैंडर के हाथ पर मारता है। सिस्टम विंडो आती है। यूजर हैज लॉस्ट हिज वेपन, रिट्रीव इमीडिएटली। सब लोग शॉक क्योंकि अब एमसी के हाथ में स्पीयर आ चुका था। एमसी बोलता है आओ बेटा मैं बताता हूँ कि असली हंटर वेपन कैसे चलाता है। लेकिन तभी पूरी इमारत अचानक अंधेरी पड़ जाती है। सब लड़के घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है, रात जैसी अंधेरा क्यों? धीरे धीरे रोशनी वापस आने लगती है। लेकिन तभी एक लड़का नीचे देखता है और चिल्लाता है नीचे देखो। सबके अपने अपने शैडोज उनकी बॉडी से निकलकर जमीन पर फैल रहे थे जैसे किसी और दुनिया की चीजें हों। वो लड़का जिसे एमसी ने पहले मारा था कंफ्यूजन में खड़ा था। ये अभी गया कहाँ, मुझसे कुछ छीन लिया गया क्या? उधर एमसी पूरी तरह डार्क ऑरा से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब डरावनी हंसी थी। उसके बॉडी से करप्टेड ऑरा की भारी लहरें निकल रही थीं। वो लड़का डर के मारे पीछे हटने लगा। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। हाँ, वो डर के मारे अपनी जगह भारी चुका था। एमसी ने स्पीयर उसकी गर्दन पर तान दिया। जोक दया की भीख मांग रहा था, छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। एमसी के चेहरे पर रूथलेस एक्सप्रेशन था। वो वार करने ही वाला था। वो स्पीयर सीधे उसकी तरफ थ्रस्ट करता है। लड़का चिल्लाता है, रोता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम टाइमर पूरा होते ही वेपन डीएक्टिवेट हो जाता है और स्पीयर गायब होने लगता है। एमसी कामली कहता है बस इतना काफी है। जोक बेहोश हो चुका था। एमसी उसके पेट में ठोकरें मारकर उसे जगाने की कोशिश करता है। उठो बे उठो। जोक आंख खोलता है। एमसी को देखते ही डर के मारे चीख पड़ता है। एमसी बोलता है अरे मैंने कुछ किया थोड़े ही है, उठो। लड़का कांपते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है। एमसी कहता है बच्चा है तू, एक सवाल का जवाब दे। वो पूछता है वेपन्स और एबिलिटीज किस लिए होती हैं? मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए। तो क्या डंजन के बाहर किसी इंसान पर इन्हें इस्तेमाल करना खतरनाक नहीं है? जोक चुप। एमसी बोला जवाब चाहिए मुझे। आखिर लड़का डर के मारे कह देता है हाँ बहुत खतरनाक है। एमसी बोला अगर फिर कभी मेरे सामने ऐसा किया सजा मिलेगी। फिर वो बाकी लड़कों को बुलाता है, आओ मेरे बदले कुछ पंचेस मार लो। सब हैरान, क्यों? एमसी बोलता है वरना लोग हंसेंगे कि तुम स्पेशल स्टूडेंट से भिड़े और खुद ही पिट गए। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहता कि बाहर फैले। लड़का पूछता है क्या सच में करूं? एमसी बोला पूरी ताकत से, नहीं तो तुम सबको मैं पीट दूंगा।
लड़के ने पंच के लिए तैयारी की। जैसे ही उसने एमसी के चेहरे पर घूंसा मारा, उसी समय टीचर्स वेयरहाउस में प्रवेश करते हैं। वुमन टीचर देखकर बोलती है, ये लाल लिक्विड जमीन पर क्या है, खून? दूसरा टीचर बोलता है, पहले दिन ही इस लड़के के साथ ये सब करना हद से ज्यादा है। लेकिन जो लड़का पड़ा था वो बोलता है, वो लाल लिक्विड मेरा है, एमसी का नहीं। टीचर कहती है, तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। फिर वो गोउन से कहती है, जुनू को इन्फर्मरी ले जाओ। गोउन बोली, ठीक है, मैं ले जाती हूँ। कुछ मिनट बाद एमसी चलते हुए बोलता है, ये बॉडी मेरी सोच से भी कमजोर है। वो गोउन की तरफ देखकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो, मुझे तो इन्फर्मरी भेजा था। वो चुप रहती है। एमसी कहता है, चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। गोउन आखिर पूछती है, तुम आखिर हो कौन? एमसी बोला, बस एक नॉर्मल स्टूडेंट, और आज जो हुआ मैं डिजर्व करता था। लेकिन गोउन बोलती है, नाटक मत करो, मैंने सब देखा है। फिर फ्लैशबैक दिखता है, टीचर ने उसे पीछे वाली जगह देखने भेजा था। जैसे ही वो ढूंढने गई, उसने वेयरहाउस वाली चीखें सुनी। वो देखने गई और उसने एमसी को उन लड़कों के साथ जो किया वो सब देखा और डर गई। अब वो पूछती है, अगर तुम इतना कर सकते हो तो क्लास ई में क्यों हो? तुम्हें तो सबसे हाई क्लास में होना चाहिए। एमसी बोला, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, सब भूल जाओ जो देखा। गोउन कहती है, तुम ठीक कहते हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी हूँ। एमसी चौंकता है, क्या मतलब? वो बोलती है, मैंने भी तुम्हें जज किया सिर्फ इसलिए कि तुम स्पेशल स्टूडेंट थे। मैंने तुम्हें नीचा समझा और इसके लिए माफी चाहती हूँ। एमसी बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। आरएमसी बस इन्फर्मरी जाना चाहता था, लेकिन गोअन कहती है कि वो अभी ये बात नहीं उठाना चाहती। इसके बजाय वो एमसी से मदद मांगती है। मुझे स्टूडेंट काउंसिल में जाना है, तुम मेरी मदद करोगे? एमसी एकदम चौंक जाता है। क्या कहा, जरा फिर से कहो। एन समझाती है, स्टूडेंट काउंसिल में घुसने के लिए उसे एक स्पॉन्सर चाहिए। एमसी पूछता है, मतलब स्पॉन्सर का इस्तेमाल करोगी? वो बोली, हाँ बिल्कुल, इसी वजह से कोई मेरी स्पॉन्सर नहीं बनना चाहता। और वो एमसी से ये फेवर मांगने ही वाली थी कि हमारा हीरो तुरंत मना कर देता है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। एन बोलती है, मैं मुफ्त में मदद नहीं मांग रही, अगर तुम्हें कुछ चाहिए मैं कर दूंगी। एमसी बोला, जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं कर पाओगी। वो कई तरह की चीजें ऑफर करती रहती है, एमसी हर बार मना कर देता है। फिर आखिरकार एन बोलती है, मैं तुम्हारी मुलाकात गोअन से करवा सकती हूँ। ये सुनते ही एमसी पूछ बैठता है, क्या सच में? एमसी पूछता है, पर तुम तो फैमिली से निकली हुई हो, फिर ये कैसे होगा? लड़की काफी सोचकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर बोलती है, असल में मेरी बहन स्टूडेंट काउंसिल में है, अगर मैं भी काउंसिल में चली गई तो हम बात कर पाएंगे। एमसी इसका जवाब सुनकर अजीब सा रिएक्शन देता है और फिर कहता है, छोड़ो ये सब भूल जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। उसी पल उसे चक्कर आने लगता है, बॉडी भारी होने लगती है, वो जमीन पर गिर पड़ता है। एन घबराकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? एमसी बोला, कब से कह रहा हूं मुझे इन्फर्मरी ये चलो। सीन कट, हंटर अकेडमी में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। एक टीचर कहता है, ये दूसरी बार है जब जोक ने एबिलिटी इस्तेमाल की है। दूसरा कहता है, ये तो सीधा एक्सपल्शन का मामला है। सब सहमत होते हैं, इस बार इसे माफ नहीं किया जा सकता। वो एक उस टीचर से पूछता है जिसने गोअन को लाया था, क्या सच में जोक और उसके दोस्तों ने एमसी को पीटा? टीचर बोली, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। वो एक दोबारा पूछता है, तुमने यकीनन एमसी को अटैक होते देखा? वो फिर कहती है, हाँ बिल्कुल। और अचानक हमारा डायरेक्टर जोर से हंस पड़ता है और कहता है, एमसी का पिट जाना, इसके लिए उसे थैंक्स। टीचर कंफ्यूज पड़ जाती है। फिर डायरेक्टर सीरियस होकर कहता है, एबिलिटी का इस्तेमाल सख्ती से मना है और ये पहले भी कर चुका है, इसलिए अब सजा मिलेगी। वो रूल पढ़कर अनाउंस करता है, जुओक को एक्सपेल किया जाता है। तभी कोई बीच में टोकता है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। वो एक उसे बोलने देता है। ये आदमी पूरी तरह शेमलेस था। वो तर्क देता है, एक्सपल्शन बहुत बड़ी सजा है, टीनेजर्स छोटी छोटी गलतियां कर ही लेते हैं। टीचर गुस्से में चिल्लाती है, ये मामूली गलती नहीं थी, ये बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। शेमलेस आदमी बोलता है, जुओक टैलेंटेड है, वो अकेडमी का फ्यूचर पिलर बनेगा, क्या आप उसके भविष्य को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हैं इतनी छोटी बात पर? ये सुनकर यूबेन टीचर चुप और दुखी हो जाती है। वो आगे कहता है, गलती हुई है मानता हूं, पर एक्सपेल करना बहुत हार्श है, 1 मंथ की सस्पेंशन काफी होगी। वो एक बोलता है, ठीक है समझ गया, पनिशमेंट बाद में तय करेंगे। मीटिंग खत्म, सारे टीचर्स कमरे से निकल जाते हैं। शेमलेस आदमी मुस्कुराता है, फोन निकालता है, वो किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ कौन था? मिनिस्टर। और मिनिस्टर कौन? जुओक का पिता। वो कहता है, पनिशमेंट बस सस्पेंशन होगी और जल्द ही स्टूडेंट काउंसिल में जाने का सबसे बड़ा मौका जुओक के पास ही होगा। एंड ऑफ मंथ इवैल्यूएशन में मैं एमसी को सबक सिखा दूंगा। 3 दिन बाद। एमसी सोचता है, 3 दिन हो गए स्कूल ज्वाइन किए, फिर भी गोअन का कोई पता नहीं। मेरी क्लास पूरी तरह बेकार है, टैलेंट नाम की चीज नहीं, लेसन्स भी फालतू के हैं। तभी किसी ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा और हम वापस उसी सीन में आ जाते हैं जो कहानी की शुरुआत में दिखा था। ये वही लड़के थे जो वेयरहाउस में उससे हारे थे। वे फिर से वही बातें बोलते हैं, एमसी को वीक बताते हुए मजाक उड़ाते हैं। एमसी मन में सोचता है, लोगों को मैं बस कोई बेकार बच्चा लगता हूँ, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। एक लड़का बोलता है, तुम होपलेस हो, चलो चलकर तुम्हें कुछ सिखाएं। वे उसे क्लासरूम से लेकर बाहर हॉलवे में ले जाते हैं। एमसी जैसे ही बोलता है, दोनों लड़के डर के मारे कांप जाते हैं।
एमसी कहता है, ये थप्पड़ काफी दर्दनाक था। तीनों लड़के तुरंत माफी मांगते हैं। एमसी बोला, तुम लोग फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे मुझ पर। वे बोले, ना नहीं, जोक ने कहा था कि ये सब रियल लगना चाहिए। एमसी पूछता है, जो काम मैंने कहा था वो किया? वे बोले, पहले साल के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट काउंसिल तक पहुंचना मुश्किल है। एमसी बोला, मतलब कुछ भी पता नहीं लगा पाए? लड़के बोले, थोड़ा बहुत। लोग कहते हैं गो अन स्कूल आती ही नहीं, उसके कोई दोस्त नहीं, बस एक इंसान है जो उसके करीब है, जे यान। एमसी बोलता है, ये तो काम की बात है, वो कहाँ मिलती है? लड़का बोला, जे यान भी स्कूल कमाती है। एमसी गुस्से में, जाओ मेरी नजरों से दूर। लड़के माफी मांगकर भाग जाते हैं। अगली बार यूजफुल जानकारी लाएंगे। एमसी सिर पकड़कर सोच रहा था कि सिरदर्द बढ़ता जा रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, एन, ये सब काम नहीं करेगा। एमसी मुड़कर पूछता है, तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? एन बताती है कि जोंग आन स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर है, यानी उससे मिलना बिल्कुल आसान नहीं। एमसी पूछता है, इतना मुश्किल क्यों है इन लोगों तक पहुंचना? स्टूडेंट काउंसिल कोई इतना बड़ा मुद्दा भी तो नहीं। एन तुरंत समझाती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स ही काउंसिल में जाते हैं। लेकिन एमसी हंसते हुए कहता है, अरे आखिर में सब बच्चे ही तो हैं, सब स्टूडेंट ही तो हैं। एन कहती है, काउंसिल में गए लोग ऑटोमेटिकली हंटर बन जाते हैं और रियल सब्जुगेशन मिशंस में जा सकते हैं। उनके पेरेंट्स भी पावरफुल हैं, इसलिए टीचर्स भी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। स्कूल में भी उनकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, वो हमारे लेवल पर नहीं है। तुम्हारी करंट अप्रोच से तो गो अन की शैडो भी नहीं मिलेगी। एमसी पूछता है, कोई और तरीका है उसे ढूंढने का? लड़की सजेस्ट करने ही वाली होती है, तुम खुद स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लो। लेकिन एमसी बिना सोचे तुरंत मना कर देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एन चौंक जाती है, तुम बार बार मना क्यों कर रहे हो? एमसी बोला, तुमने कहा था कि काउंसिल में सिर्फ टैलेंट वाले चमकते हैं और तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। लड़की बोली, तो तुम सिखा दो, मैं मेहनत करूंगी। एमसी हंसने लगता है, अगर तुम मुझसे सीखोगी तो बहुत दर्द सहना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों कुछ देर चुप हो जाते हैं। फिर एमसी बोलता है, तुम काउंसिल में क्यों जाना चाहती हो? उन चीजों की चिंता मत करो जो तुम्हारे बस की नहीं। लड़की कहती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। एमसी हैरान, क्या? वो बोलती है, अगर मैं काउंसिल में नहीं जा पाई तो मैं किसी और दुनिया में जाना पसंद करूंगी, कृपया मुझे सिखाओ। वो कहती है, मैं सब्जुगेशन से जुड़ी हर चीज सीखना चाहती हूँ और मैं जान तोड़ मेहनत करूंगी। एमसी चलने लगता है, ब्रेक खत्म हो गया। वो पीछे से पूछती है, तो तुम जवाब दोगे? एमसी मन में मुस्कुराता है, इस लड़की में हिम्मत है, बहुत दिनों बाद ऐसा डिटर्मिनेशन देखा है, शायद भविष्य में काम आ जाए। अब सीन बदलता है। क्लास में टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझा रही थी, मंथली इवैल्यूएशन आने वाली है, पिछली बार तुम सबके मार्क्स बुरे थे, इसलिए मेहनत करो। तभी शेमलेस टीचर आता है, क्लास इंटरप्ट करने के लिए माफी, मंथली एग्जाम में बदलाव है। वो घोषणा करता है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का एग्जाम अब एक डंजन के अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगा। पूरी क्लास शॉक। एन को यकीन ही नहीं होता, ये सच है क्या? एमसी का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऑब्वियस है उसे भी ठीक नहीं लगा। टीचर यूबिन कहती है, ये गलत है, बच्चों को डंजन में भेजना। शेमलेस आदमी चिल्लाता है, आवाज ऊंची मत करो, क्या तुम कह रहे हो कि क्लास ई इतने लायक नहीं है? वो और कुछ बोल नहीं पाती। शेमलेस आदमी आगे कहता है, डिसीजन हो चुका है, स्टूडेंट्स को हंटर्स बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे, इन इवेंट से बाहर रखना डिस्क्रिमिनेशन है। एमसी सोचता है, ये सब पागलपन है, इस क्लास को कुछ आता नहीं, ये तो बच्चे हैं, कोई टीचर इन्हें डंजन में नहीं भेज सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। शेमलेस टीचर कहता है, अगर एग्जाम नहीं देना तो छोड़ सकते हैं, रिमीडियल क्लास में चले जाओ। वो एमसी की आंखों में देखते हुए बोलता है, एग्जाम छोड़ते ही तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। वो जाते जाते कहता है, इवैल्यूएशन मैं खुद सुपरवाइज करूंगा। एमसी सोचता है, ये अकेले ये काम नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई इन्फ्लुएंस वाला इंसान है। अब डायरेक्टर ऑफिस। वॉइक कहता है, जैसा हमने सोचा था, मिनिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन इस सबके पीछे है। एमसी बोलता है, मतलब मुझे ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया गया, जोक की वजह से। वॉइक माफी मांगता है, मैं रोक नहीं पाया, मिनिस्टर अकेडमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता था। एमसी बोला, ठीक है, मुश्किल हालात हैं। डायरेक्टर और समझाने लगता है, पर एमसी बीच में ही काट देता है, बस बहुत सुन लिया, मैं शिकायतें नहीं सुनना चाहता। वॉइक पूछता है, तो तुम ये परसिक्यूशन झेलकर बच कैसे पाओगे? एमसी बोला, ऑब्वियसली एग्जाम दूंगा, मैं अब तक गो अन से मिला ही नहीं, एक्सपेल तो हो ही नहीं सकता। फिर एमसी पूछता है, अच्छा तुम्हारे पास कोई यूजफुल वेपन है क्या? वॉइक बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं। एमसी चिढ़कर कहता है, मैं बिना हथियार के डंजन में कैसे जाऊं, कुछ तो दो। वॉइक फिर कहता है, मेरे पास सच में कुछ नहीं है, आइटम्स बहुत डेंजरस हैं। एमसी हैरान हो जाता है, उसका हाथ पकड़कर पूछता है, तो अब झूठ बोलने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर? डायरेक्टर मना करता है, ना नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एमसी की नजर वॉइक की उंगली पर पड़े रिंग पर जाती है। वो पूछता है, ये क्या है फिर? डायरेक्टर एकदम फ्रीज, उसका सीक्रेट पकड़ा जा चुका था। वो रिंग रेयरेस्ट आइटम्स में से एक था, रिंग ऑफ पटेलिस। एमसी और वॉइक उस आइटम के बारे में बात करते हैं। एमसी पूछता है, तुम्हारे पास ये रिंग अभी भी है? 50 साल हो गए। वॉइक बोला, मैंने इसे तब इस्तेमाल करना शुरू किया जब हमारा लीडर यानी तुम गिर गए थे। फिर उसे पास्ट याद आता है, कैसे एमसी ने उसे बचाया था और अपनी टीम में शामिल किया था जब वो बिल्कुल किसी लायक नहीं था। एमसी पूछता है, तुम कर क्या रहे हो फिर? और उसके हाथ से रिंग खींच लेता है। एमसी ने रिंग पकड़कर ऐलान कर दिया, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। वो मुस्कुराता है क्योंकि ये वही आइटम था जो उसने कई साल पहले इस्तेमाल किया था, उस लड़ाई से भी पहले जब वो एलिमिनेट हुआ था। वो एक घबराकर पूछता है, क्या इसे इस्तेमाल करना ठीक है? ये तो साफ दिखा देगा कि तुम असली ई रैंक नहीं हो। लेकिन एमसी बड़ी शांति से कहता है, ये तो बच्चों वाला डंजन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एमसी बाहर निकलने ही वाला था कि वोइक कहता है, रुको, मुझे एक बात और कहनी है। एमसी पूछता है, क्या? वोइक बोलना शुरू करता है, लेकिन एमसी दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देता है और चलता बनता है। वोइक सोचता रह जाता है, शायद मुझे अकेडमी के प्रेसिडेंट पद से ही हट जाना चाहिए। अब सीन कट, हॉलवे में शेमलेस टीचर चल रहा था। वो हंटर अकेडमी के स्पेशल डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलते ही वो एकदम रुक जाता है, क्योंकि अंदर गो अन बैठी थी। वो पूछता है, आज पहली बार तुम स्कूल क्यों आई हो? गो अन पलट कर पूछती है, तुम मेरे कमरे में ऐसे क्यों घुस रहे हो? शेमलेस आदमी चिढ़ जाता है, टीचर्स जहां चाहे जा सकते हैं और काउंसिल मेंबर होने के नाते इतना घमंड मत करो। लेकिन गो अन चुप रहती है। उसकी चुप्पी से वो आदमी ऑकवर्ड महसूस करता है, सोचता है, अकेडमी में हूं, अभी के लिए इसे सहना पड़ेगा। फिर वो बताता है, पहली इवैल्यूएशन होने वाली है। इस बार हम स्टूडेंट काउंसिल से किसी को सुपरवाइजर बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम प्रैक्टिकल होगा। गो अन शॉक्ड होकर पूछती है, सच में फर्स्ट ईयर के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम? वो आदमी कहता है, हाँ, तुम इंटरेस्टेड हो? लड़की साफ कह देती है, मैं ये नहीं कर सकती। शेमलेस आदमी पूछता है, तो तुम्हारे काउंसिल के बाकी मेंबर्स कर सकते हैं? गो अन बोली, नहीं, कोई नहीं कर सकता। शेमलेस आदमी चिल्लाता है, मतलब तुम कह रहे हो कि एग्जाम पोस्टपोन कर दें? वो बोली, हाँ, अगर काउंसिल के बिना एग्जाम नहीं हो सकता तो अगले साल कर लो, हमें इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो मजाकिया एक्सप्रेशन बनाकर कहती है, अगर पैसे दोगे तो सोच सकती हूँ। ये सुनते ही आदमी गरज उठता है, खुद को सुपीरियर समझती हो क्या? मैंने ही तुम्हें सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया है, ये सब तुमने खुद थोड़े किया है। गो अन तमतमा कर कहती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो। मेरे दादाजी ने तुम्हारे खिलाफ जजमेंट दिया था, मैंने नहीं। और काउंसिल मेंबर्स को ठीक से ट्रीट करना सीखो। शेमलेस टीचर के पास कोई जवाब नहीं बचता। फिर वो पूछता है, तुम्हें ये सब पता चला कहाँ से? इससे पहले कि गोअन जवाब दे, दरवाजा खुलता है। एक लड़का अंदर आता है और चेयरफुल अंदाज में कहता है, सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कोई इंपॉर्टेंट बात थी क्या? आदमी कहता है, हमें एग्जाम इवैल्यूएट करने के लिए काउंसिल मेंबर चाहिए। क्या गोअन ने हाँ कहा? लड़का बोला, अगर वो नहीं कर सकती तो मैं कर दूंगा, मेरे पास अभी कुछ खास काम नहीं है। शेमलेस टीचर पूछता है, क्या तुम सच में मदद करोगे? लड़का बोला, बिल्कुल, मैं भी तो काउंसिल मेंबर हूँ। टीचर थोड़ा परेशान होता है, ये लड़का थोड़ा ट्रबल मेकर टाइप है, इसे जिम्मेदारी दूं या ना दूं? लेकिन अगले ही पल वो उसे परमिशन देता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पर साइन करके अपने टीचर को दे दो। गो अन पूरी सिचुएशन साइलेंटली देख रही थी। उस लड़के के चेहरे पर सस्पिशियस स्माइल थी। वो लड़की से पूछती है, सब्जुगेशन शेड्यूल का क्या करोगे? वो लड़का बोला, कैंसिल कर दूंगा, मैं तुम्हारी तरह फेमस नहीं हूँ, कोई नोटिस नहीं करेगा। गो अन पूछती है, फिर हेल्प क्यों कर रहे हो प्रोफेसर चाकी, तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं। लड़का बोला, मैं ये टास्क इसलिए ले रहा हूँ ताकि प्रोफेसर पर नजर रख सकूं। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई एक्सीडेंट हो जैसा पहले हुआ था। और मुझे टेस्ट रिजल्ट्स भी चाहिए, क्योंकि सुना है कि हॉस्पिटल वाले सीन का लड़का स्पेशल स्टूडेंट बनकर आया है। गो अन सोचती है, एमसी, उसे तो सब्जुगेशंस की अच्छी नॉलेज है, मैंने तो सोचा था वो पहले से ही स्टूडेंट था। लड़का कहता है, मैं क्यूरियस हुआ तो मैंने उसे ऑब्जर्व किया, पहले दिन ही उसने जुओक की गैंग हरा दी और उसने इवैल्यूएशन भी स्किप किया, ठीक मेरी तरह। तुम जानना नहीं चाहोगी कि वो कैसा है? अब सीन कट, अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स। एमसी लोगों को देख रहा था और सोचता है, क्लास सी और डी से कुछ लोग मिसिंग हैं। बी रैंक वाले तो लड़कियां देखने के चक्कर में बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन क्लास ई में सिर्फ एमसी और एक और इंसान पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो कौन था? एएन। वो तैयारी करते हुए बोलती है, अच्छा है कि सिर्फ हम दो ही जा रहे हैं, कम से कम टर्न के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। एमसी हैरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, ये तो ऑब्वियस है, मैं टेस्ट दे रही हूँ। एएन कहती है, चिंता मत करो, मैं रास्ते में नहीं आऊंगी। एमसी कहता है, डंजन आसान नहीं होता, चाहे लेवल कितना भी लो हो, अभी भी रुक जाओ, मैं अच्छी तरह से बोल रहा हूँ। वो आगे कहता है, ये टेस्ट शुरू से ही क्लास ई को हार मानने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन एएन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिद से कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। जैसे ही एमसी और एन बहस कर रहे थे, अचानक किसी ने बीच में बोलकर सब स्टूडेंट्स को ध्यान देने को कहा। वो कोई और नहीं, वही शेमलेस टीचर था। वो बोला, टेस्ट डेंजरस नहीं है, लेकिन ये स्कूल एग्जाम है, इसलिए लापरवाही मत करना। एग्जाम एक लो ग्रेड डंजन में होगा और हर ग्रुप में मैक्सिमम 8 लोग होंगे। पहले तुम आपस में ग्रुप्स डिसाइड कर लो, फिर क्लास ए से एग्जाम शुरू होगा, बाकी सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। इतने में कोई रूम में आता है। टीचर बोलता है, तुम सब इन्हें जानते ही हो, ये स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। वो वही लड़का था जो पहले दिखा था, किम जॉन यान। अपने हीरो के मन में एकदम से हलचल, मैंने इस नाम को कहीं सुना है, कहाँ? शेमलेस टीचर आगे बोलता है, चूंकि क्लास ई में सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं, इसलिए जुनवू और एन को क्लास डी में शिफ्ट किया जा रहा है। वो लड़का एमसी को ग्रीट करता है। वेयर हाउस में पिटे हुए 3 लड़के सामने टफ बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एन एकदम चटाक से बोलती है, ये लोग तो दिखावे में भी कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे, सब झूठा एक्ट लग रहा है। बाकी बच्चे बड़बड़ाते हुए कंप्लेन करने लगते हैं, हमें स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के साथ ग्रुप में क्यों रहना है, अब हमें 2 मेंबर्स कम लेकर मिशन पूरा करना पड़ेगा। तभी वेयर हाउस वाले लड़कों में से एक डरते डरते माफी मांगने लगता है। कुछ और बोलने ही वाला था कि एमसी ने उसे रोक दिया, कोई बात नहीं, रहने दो। फिर एमसी सीधे पूछता है, डंजन के बारे में इंफॉर्मेशन लाई क्या? एक लड़का सिर झुकाकर टैबलेट देता है, ये डिटेल्स देख लीजिए। बाकी स्टूडेंट्स शॉक,
ये स्कूल का बिगेस्ट लूजर माना जाता था और कोई इसके सामने झुककर रिस्पेक्ट से टैबलेट दे रहा है। अगले पल वही लड़का ताना मारता है, खुद से जानकारी भी नहीं जुटा पाया, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ घंटों बाद डंजन के केव एंट्रेंस पर जुम्मन शेमलेस टीचर पूछता है, आखिरी टीम तैयार है? वो बोलता है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को खुद रास्ते ढूंढने होंगे, खुद मिशन पूरा करना होगा। बॉस को हराते ही परीक्षा खत्म। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लेकर पूछता है, किसी को एग्जाम के बारे में और कुछ पूछना है? एमसी चुपचाप उसे घूर रहा था, ये आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी जॉन दान बोलता है, फाइनल टीम आगे बढ़ सकती है, और एमसी की टीम डंजन में प्रवेश करती है। अंदर जाकर एमसी सोच रहा था, ये जगह तो बिल्कुल सामान्य केव की तरह है, बस बेसिक क्रीचर्स होंगे। अचानक जोर का शोर होता है और एमसी हैरान हो जाता है। एक बहुत बड़ी भीड़ चूहों जैसी क्रीचर्स की बच्चों की तरफ दौड़ रही थी। स्टूडेंट्स डर से चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा हैं, तैयार हो जाओ। सिस्टम अनाउंस करता है, स्टूडेंट्स आर ऑथराइज्ड टू यूज एबिलिटीज। एमसी के चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन, देखते हैं इनके एबिलिटीज कैसी हैं। एक लड़का हवा की तेज लहर गस्ट चलाता है, दूसरा स्नाइपर स्टाइल एबिलिटी एक्टिवेट करता है, तीसरा बर्सर्क मोड में चला जाता है। तीनों मिलकर किसी तरह चूहों को संभालने लगते हैं। एयर बुलेट्स चल रही थीं, जिससे किसी तरह डिफेंस बन रहा था। एमसी सोचता है, मैंने पहले ही सोचा था, एबिलिटी बेयरली कंट्रोल में है, इनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डांस की तरह बस तलवार घुमा रहे हैं। इन सब में सिर्फ एक इंसान स्टैंड आउट कर रही थी, एन। वो आग की स्किल इस्तेमाल करती है, पूरा एरिया फ्लेम्स से भर जाता है और चूहे तड़पते हुए राख हो जाते हैं। एमसी मन ही मन मानता है, क्लास ई को ट्रेनिंग नहीं दी गई, फिर भी ये लड़की अपनी स्ट्रेंथ जानती है। फॉर अ चाइल्ड फाइट ठीक कर लेती है, लेकिन आखिर में बिगिनर ही है। स्टूडेंट्स थक कर बैठे थे, ये लो लेवल डंजन है, मॉन्स्टर्स रुके ही नहीं। उसी वक्त एक चूहा एक लड़के पर झपटता है, लेकिन अगले पल एमसी रिंग ऑफ पटेलिस एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम बोलता है, यूजर इज अबाउट टू यूज अ स्किल। एमसी एक स्टोन फ्लिक करने की तैयारी करता है और अगले ही सेकंड में चूहा दीवार से चिपक जाता है, पूरा बॉडी उखड़ जाता है। वो लड़का शॉक, ये कैसे हुआ? एमसी कामली बोलता है, अगली बार सावधान रहना, रैंडम हमले मत किया करो। लेकिन तुरंत दूसरा लड़का चिल्लाता है, चुप रहो, तुम बस जल्दी पॉइंट्स लेना चाहते हो। एक लड़की भी बोलती है, तुम बस स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एमसी सोचता है, क्या सच में ये बच्चे बेवकूफ हैं, सिचुएशन समझ ही नहीं रहे। एक लड़का पूछता है, क्या एमसी ने सच में ऐसा किया? लाल बाल वाला कहता है, डंजन मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल है। एमसी लंबी सांस छोड़ता है, ये इतने कमजोर हैं कि इन्हें पता भी नहीं, अभी अभी पूरी टीम खत्म होते होते बची है, 5 मिनट भी नहीं हुए और सब थक गए हैं। अब सिर्फ गो अन कुछ काम आ सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एमसी सोच रहा था कि अब गो अन की मदद भी नहीं मिलेगी तो सबसे अच्छा यही होगा कि वो सबको छोड़कर अकेला आगे बढ़ जाए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे और सबसे बढ़कर उसे खुद डंजन की वाइब अजीब लग रही थी। एमसी ने उस शेमलेस टीचर को देखकर पूछा, तुम्हें नहीं लगता ये डंजन कुछ गड़बड़ है? एंट्रेंस पर ही इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स क्यों हैं? लगता है यहाँ कुछ गलत है, हंट रोक कर दोबारा स्थिति देखनी चाहिए। जुम्मन घूर कर बोला, तुम किसी काम के हो भी, बार बार बीच में मत बोलो, यहाँ डिसीजंस मैं लूंगा क्योंकि मैं सुपरवाइजर हूँ, अपनी हद में रहो। एमसी चिल्लाता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन वो उसका मुंह ही बंद कर देता है और छात्रों से कहने लगता है, अगर कोई एग्जाम छोड़ना चाहता है तो अभी निकल जाए। लेकिन सब चुप, कोई स्टूडेंट कुछ नहीं बोलता, जैसे ये सब नॉर्मल हो। जुम्मन फिर एमसी पर तंज कसता है, अगर तुम थक गए हो तो अकेले क्विट करो, सबको अपने नीचे मत गिराओ, और अगर और मसला खड़ा किया तो तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। इतने में किसी ने एमसी के कंधे पर हाथ रखा, वो था जोंग यान। वो बोला, चिंता मत करो, अगर डंजन डेंजरस हुआ तो मैं स्टेप इन करूंगा, मैं दिखता जितना कमजोर हूं उतना हूं नहीं, आखिर मैं काउंसिल मेंबर हूं, तू टेंशन मत ले। एमसी उसकी चाल को देखते हुए सोचता रहा, ये लड़का आखिर चाहता क्या है। कुछ मिनटों बाद एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स खुश हो उठे, हम बॉस रूम तक आ गए, लेकिन रूम के दरवाजे के पास पहुंचते ही सब एकदम चुप पड़ जाते हैं। एमसी फिर लंबी सांस लेता है, बॉस तो देखा भी नहीं और पहले ही डर गए। वो आगे बढ़ता है, चलो दरवाजा मैं खोलता हूँ। एन कहती है, नहीं साथ में खोलेंगे। एमसी बोला, मैं अकेले कर लूंगा। एन फिर जिद करती है, नहीं तुम अंदर ही अंदर हंस रहे हो ना कि सब डर गए, मैं नहीं डर रही, साथ खोलेंगे। एमसी नजरें चुरा लेता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, और दोनों मिलकर गेट खोलते हैं। और जैसे ही अंदर देखते हैं, एमसी दंग रह जाता है। बॉस पहले से मरा पड़ा था, एक विशाल मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा था, उसकी खोपड़ी फटी हुई थी, लाल लिक्विड हर जगह बिखरा था। एक लड़का डरते हुए पूछता है, ये क्या यही बॉस है? टीचर यूबिन भी शॉक, ये कैसे पॉसिबल है? सब सोच रहे थे, क्या ये पहले ही किसी ने खत्म कर दिया? जुम्मन खुद भी कंफ्यूज्ड, लेकिन इस डंजन में कोई एक्सप्लोर करने नहीं आया था। एन एमसी की तरफ देखती है, क्या तुम्हें कुछ पता है? एमसी गहरी आवाज में कहता है, यहाँ इंटरफेरेंस हुआ है, और फौरन चिल्लाता है, सब लोग तुरंत पीछे हटो, बाहर निकलो। स्टूडेंट्स डरकर पूछते हैं, क्यों भागे, क्या हुआ? एमसी बोलता है, डंजन में इंटरफेरेंस का मतलब है कि असली बॉस को किसी और ने मार दिया और कोई और भी बड़ा मॉन्स्टर अंदर घुस गया है, तुरंत निकलो। अचानक एक विशाल शैडो एमसी और एन के ऊपर गिरती है। एमसी पहली बार सच में डर जाता है, ये क्रीचर उसके मुकाबले दर्जनों गुना बड़ा था। स्टूडेंट्स उसे देखकर चीखते हुए भागने लगते हैं। सिस्टम पहचान करता है, 3 टेल्ड टाइगर, ग्रीन रैंक बॉस। एमसी अंदर से कांप रहा था, ये तो डिजास्टर है, पर्पल रैंक डंजन में ग्रीन रैंक बॉस कैसे?
थ्री टेल्ड टाइगर एमसी को नजरअंदाज करता है और सीधे बाकी बच्चों की तरफ छलांग लगा देता है। पूरी जमीन हिल जाती है, आसपास की हर चीज टूट जाती है। टीचर खुद कांपते हुए चिल्लाता है, सब मेरे पीछे छिपो। सिस्टम अनाउंस करता है, यूजर ऑथराइजेशन अप्रूव्ड, रैंक 6 स्किल्स एक्टिवेटेड। अब जोंग यान की एबिलिटी भी अनलॉक हो जाती है। उसके हाथों से चमकदार रोशनी निकलने लगती है, पॉर्क्यूपाइन रैथ। वो एमसी से कहता है, मैं अकेला ग्रीन रैंक मॉन्स्टर नहीं हरा सकता, तुम मदद करोगे? एमसी हैरान, तुम मेरी मदद क्यों मांग रहे हो? जोंग यान तुरंत माफी मांगता है, मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे पास एबिलिटीज हैं, क्योंकि तुम एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना पास हुए हो। बाकी स्टूडेंट्स शॉक्ड, क्या ये भी उसी कैटेगरी का है जिसका एबिलिटी लेवल मेजर नहीं हो पाया? फ्लैशबैक, वो एक ने उससे कहा था, तुम्हारी एबिलिटीज को मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें ऑटोमेटिकली पास माना गया। एमसी बोला था, मैं स्टैंड आउट नहीं होना चाहता। वो एक कहता है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें मेरी भी कम अथॉरिटी है, अगर तुम लो प्रोफाइल रहना चाहो तो टीचर्स भी ध्यान नहीं देंगे। सीन वापस डंजन में। एमसी बोलता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जोंग यान बोला, थैंक यू और चिंता मत करना। टाइगर हमला करता है। जोंग यान कंफ्यूज तो है लेकिन रेडी हो जाता है। वो ओपनिंग पकड़ता है और मैना स्पाइक्स टाइगर पर फेंकता है। टाइगर बचने की कोशिश करता है लेकिन जोंग यान उसे मौका नहीं देता और फिर 2 स्पाइक्स उसकी बॉडी में घुसा देता है। टाइगर गुस्से में पागल हो जाता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं, काउंसिल मेंबर्स की एबिलिटीज सच में अलग लेवल की हैं। एक लड़की कहती है, हम तो बच्चों जैसे लग रहे हैं इनके सामने। उसी समय कुछ बच्चे एमसी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, बस खड़ा क्या देख रहा है? बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़की कह रही थी कि केन सारा काम अकेले कर रहा है, तो किसी ने पूछा, कहीं वो एमसी को स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहा? लड़की बोली, असंभव है। लेकिन वही लड़का बोला, मुझे तो शुरू से ही इस एमसी पर शक था, ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ न कुछ तो छुपा रहा होगा। तीसरा सबसे बड़ा गोएट यानी जोंग यान लगातार आगे बढ़ रहा था, मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो खुद हैरान था कि ये लड़ाई उसे इतनी फन क्यों लग रही है। उसे लग रहा था कि ग्रीन रैंक बॉस को इतनी आसानी से लड़ना जैसे कोई उसकी प्लेट में जीत परोस कर दे रहा हो। फिर वो एमसी के पास से गुजरा और भी कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा, क्या ये सब एमसी की वजह से हो रहा है? क्या वो मुझे जानबूझकर क्रेडिट लेने दे रहा है? लेकिन फिर टाइगर ने दोबारा हमला किया तो उसकी सोच टूटी। एमसी ने बड़ी कैजुअल हरकत में एक छोटा पत्थर फ्लिक किया और वो सीधा टाइगर के शरीर पर जाकर लगा। मॉन्स्टर एकदम चकरा गया। एमसी उसे धीरे धीरे सुला रहा था, इतनी सटल एबिलिटी कि किसी को पता भी न चले। जोंग यान को तब पूरी समझ आई, ये हर बार जब टाइगर करीब आता है एमसी किसी एबिलिटी से उसे रोक दे रहा है। ये सब मैनुअल में पढ़ा था। वीक पॉइंट पर अटैक तभी कर सकते हो जब तुम्हें पहले से मॉन्स्टर की मूवमेंट पता हो। और सबसे बड़ी बात, एमसी ये सब ऐसे कर रहा था कि किसी को जरा भी जताए बिना। इससे जोंग यान सोचने लगा, ये बंदा असल में है कौन? लेकिन उसे पता था कि अभी समय नहीं है, बॉस को हराकर ही स्टूडेंट्स को बाहर निकालना है। फिर उसने एक और वार किया, टाइगर के सिर पर जोरदार अटैक, और उसी वार से मॉन्स्टर सचमुच ढेर हो गया। बाकी स्टूडेंट्स डर से कांप रहे थे। सब कह रहे थे, स्टूडेंट काउंसिल वाले तो सच में अलग ही लेवल हैं, हमारा सुपीरियर बेस्ट है। वो शेमलेस टीचर अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसे लग रहा था कि शायद पुरानी एक्सीडेंट दोबारा होगी, यानी कोई स्टूडेंट घायल या एलिमिनेट होगा। लेकिन अब सब फाइन लगे, और चूंकि एमसी ने बिना एग्जाम दिए एडमिशन लिया था, वो सोच रहा था, बस अब तो इसे एक्सपेल करना आसान है। पर एमसी ने चुप्पी तोड़ी, सब रुको, मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, यहाँ रुकना खतरा है, सब बाहर निकलो। लेकिन तभी कोई चिल्लाया, एमसी ध्यान दो। वो वही लड़का था जो शुरू से एमसी से जलता था। वो बोला, तुम पॉइंट्स लेने के लिए ड्रामा कर रहे हो, फाइनल ब्लो तो मैं दूंगा। और वो टाइगर के सामने कूद पड़ा। उसी पल टाइगर ने आंखें खोली और झटके से उसी लड़के पर टूट पड़ा। एमसी ने दूर से ही सोचा, ये बंदा सच्चा इडियट है। लेकिन दुख की बात, उसी समय दूसरा सबसे बड़ा गोएट जोंग यान उस लड़के के सामने कूद गया। एक ही वार में उसका हाथ कटकर उड़ गया। उसने खून उगल दिया। सारा डंजन डर से भर गया। टीचर भी हैरान था, क्या ये सच में एक ही वार में गिर गया? लोग पूछ रहे थे, ये जिंदा है, सांस ले रहा है? जुम्मन चिल्लाया, भागो अभी भागो, पीछे मत देखो। स्टूडेंट्स घबराकर दौड़ पड़े। गो अन डर से जम गई थी। उसने सोचा, टाइगर को आग से डर लगता है, मेरी एबिलिटी फायर है, मुझे अटैक करना चाहिए। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर डर से जड़ हो चुका था। टाइगर उसकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त सिस्टम एक्सप्लोजिव फ्लो एक्टिवेटेड, और अगले ही पल एक जोरदार मुक्का टाइगर के शरीर पर लगा। वो और कोई नहीं, हमारा एमसी था। टाइगर हवा में उड़ गया। गो अन दंग, क्या ये सच में एक पंच से इसने टाइगर को उड़ा दिया? एमसी वहां ठहरता नहीं, वो तुरंत आगे बढ़ जाता है। कटे हाथ वाला लड़का रोते हुए जोंग यान के गिरने की जगह बैठा था। एमसी आता है, उसकी कॉलर पकड़ता है। नाटक बंद कर, इसे बाहर लेकर जा, नहीं तो अगली बार किसी और दुनिया में मिलेगा। सुन रहा है ना, चल हट। फिर वो दूसरे लड़के को बुलाता है, तू इसे संभाल, बाकी लोग छिपे रहो, कोई बाहर मत निकलना। एमसी गहरी सांस लेकर सोचता है, मेरी गलती है, मुझे छिपना नहीं चाहिए था, मैं शुरुआत में ही इसे रोक सकता था। टाइगर फिर दहाड़ता है। एमसी बड़े ठीक सामने। टाइगर भाला जैसे बोन वेपन्स निकालकर एमसी पर वार करता है, लेकिन एमसी उन्हें आराम से डॉज कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है, वेपन कैपेसिटी एक्टिवेटेड,
फ्लो एक्टिव होते ही एमसी एक और पंच मारता है और टाइगर फिर उछल जाता है। अब एमसी कई पंचेस एक साथ अनलीश करता है। एक्सप्लोसिव फ्लो मल्टी स्ट्राइक मोड। बच्चे शौक, ये टाइगर को अकेले कैसे हरा रहा है। गो अन की आंखें चमक रहीं। वो पहली बार एमसी को इस रूप में देख रही थी। शेमलेस टीचर की सांस अटक गई। ये कैसे कर रहा है? क्या ये सच में बिना परीक्षा दिए पास हुआ था? ये तो वेटरन से ऊपर का लेवल है। उसे गुस्सा भी आया। ये एंशिएंट सुपर नेचुरल वेपन इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत डेंजरस है। लेकिन एमसी को कोई परवाह नहीं। वो सोचता है, पता है पेनल्टी होती है, एंशिएंट वेपन यूजर को खत्म भी कर सकती है, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा है और अभी जरूरत इसी की है। एमसी मन ही मन बोलता है, नई पीढ़ी के हंटर्स बहुत कमजोर हो गई है। अभी भले हालात ठीक हैं, लेकिन आगे मॉन्स्टर्स और ताकतवर होंगे। उसी समय अचानक टाइगर एकदम चुपचाप एमसी के पीछे आ गया। गो अन घबरा के चिल्लाई। टाइगर ने एमसी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन हमारा गो 8 ऐसे डॉज कर गया जैसे कोई हल्का सा झोंका आया हो। सिस्टम ने अनाउंस किया, फ्लो अटैक एक्टिवेटेड। ये देखते ही टाइगर डर गया। एमसी हवा में घूमते हुए मिड एयर स्पिन मारता है और अगले ही पल उसका पंच टाइगर के चेहरे पर लगता है। हिट इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि टाइगर ने अपने दोनों में से एक आंख तुरंत बंद कर ली। एक्सप्लोसिव अटैक का असर इतना भारी था कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स और गो अन तक उसके शॉकवेव से हिल गए। धुआं उठा फिर नीचे बैठा। एमसी सोच रहा था, पटेलिस रिंग की पेनल्टी यही है, ये यूजर के डर को खा जाती है। मतलब अगर एमसी के अंदर जरा भी डर हुआ तो रिंग उसकी फियर एनर्जी को खींचकर उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन टाइगर अभी भी हार नहीं माना था। उसने एक आंख दोबारा खोल ली और तभी सिस्टम बोला, पेनल्टी एक्टिवेटेड। पटेलिस असल में एक ग्रीन क्लास मॉन्स्टर था जिसे एमसी ने कई साल पहले हंट किया था। उस कोर से ही ये रिंग बनी थी। इस रिंग का रूल था, जो सबसे पहले डर महसूस करेगा वही एलिमिनेट होगा। यानी जो अपना विल पावर पहले खोएगा वो सीधे हवा में उड़ता हुआ दुनिया छोड़ देगा। एमसी स्टूडेंट्स की तरफ भागा और पूछा, ओ ठीक है। बिग गाय बोला, मैंने खून रोक दिया, अभी सांस ले रहा है। एमसी ने सोचा, ये अभी जिंदा है लेकिन बहुत खून बह चुका है, हमें जल्दी करना होगा। उसने रेडियो मांगा। प्रोफेसर ने जेब से रेडियो निकाला और एमसी ने बिना सोचे पकड़ लिया। एमसी ने रेडियो ऑन किया और रिपोर्ट दी, डंजन क्लियर, कुछ घायल हैं, इंटरफेरेंस हुआ है, डंजन पर्पल से ग्रीन हो गया है, इंजरी सिवियर है, रेस्क्यू टीम अर्जेंटली भेजो। फिर उसने एक खास कोड भी बोला जो सिर्फ ट्रेंड हंटर्स जानते थे। जुम्मन हैरान, एक ई रैंक बच्चा इंजरी कोड्स और रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे जानता है? ये है कौन असल में? उसने एमसी से तमतमा कर पूछा, तेरी असली पहचान क्या है? सुना नहीं मैंने क्या पूछा? एमसी ने बिना एक वर्ड बोले सीधा उसके मुंह पर पंच दे मारा। जुम्मन रोने जैसे हालत में। एमसी बोला, सुपरवाइजर होता है तो हालात समझने की अकल भी होनी चाहिए। जुम्मन फिर भी बहस करना चाहता था, तभी एमसी ने ठंडे एक्सप्रेशन में कहा, एक शब्द और बोला तो ब्राजील भेज दूंगा। उसके बाद वो तुरंत चुप हो गया। कुछ देर बाद डंजन के बाहर स्टूडेंट्स निकल रहे थे। एमसी अपने घायल साथी को देखकर उदास था। वॉइक आया और पूछा, तू ठीक है? फिर बोला, तू अपनी ताकत रोक नहीं पाया, लेकिन अच्छा हुआ कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। और फिर उसने कहा, अब सबको तेरी असलियत पता चलने में देर नहीं है, सुख 2 तक बात पहुंच जाएगी। एमसी ने वहीं रुककर कहा, एक टीचर ने मुझे फंसाने की कोशिश की और एक 19 साल के लड़के का हाथ कट गया। ये सब क्या सच में सेंस बनाता है? वॉइक डर गया। एमसी की आंखों में गुस्सा था। अगर ऐसा कुछ फिर हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुझे मेरा पुराना रूप पसंद नहीं आएगा। और एमसी वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद शेमलेस टीचर वॉइक के ऑफिस में घुसा। उसने दलील दी, प्रैक्टिकल एग्जाम तो सीएच की मांग थी, इसे हमने इनइक्वालिटी दूर करने के लिए रखा था, क्लास ई को मौका देने के लिए। वॉइक गुस्से से फट पड़ा, बहाने बंद कर, तुमने ये टेस्ट एमसी को एक्सपेल करने के लिए रखा, मत बोल कि नहीं पता था। टीचर हक्का बक्का, उसे उम्मीद नहीं थी कि वॉइक को सब पता होगा। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या मिनिस्टर से भी बड़ा कोई आदमी साथ दे रहा है? नहीं, असंभव। वो फिर बोला, कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई भी स्टूडेंट टेस्ट छोड़ सकता था। गो 8 ने उसे काट कर कहा, असल समस्या प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं है, समस्या ये है कि पास होने के लिए 60 स्टार्स चाहिए होते हैं और स्पेशल स्टूडेंट का कोई चांस ही नहीं था। शेमलेस बोला, एमसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, वो एग्जाम दिए बिना ही सबसे अच्छा रिजल्ट ले आया। डंजन इंटरफेरेंस एक हादसा था और ये टेस्ट आपने ही अप्रूव किया था। वॉइक चुप हो गया क्योंकि ये बात सच थी, वो ये बात डिनाई नहीं कर सकता था। आखिर उसने कहा, ठीक है, जाओ रिपोर्ट तैयार करो, फुटेज देखेंगे फिर फैसला होगा। टीचर मुस्कुराते हुए निकल रहा था, लेकिन वॉइक ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, मैं मिनिस्टर मोंगिन से नहीं डरता, इस दुनिया में मैं सिर्फ एक इंसान से डरा हूं और वो था जुन वू, 40 साल पहले। टीचर जम गया। वॉइक बोला, अगर ऐसा स्टंट फिर हुआ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, समझ गए होगे? टीचर डर से कांप गया। बाहर जाकर उसने मिनिस्टर को फोन लगाया, सर बात बाहर नहीं जाएगी। मिनिस्टर बोला, अच्छा हुआ जियान की चोट घातक नहीं थी और वो तो वैसे भी काउंसिल कैंडिडेट नहीं था, सीएच को हटाने में उसी का दोष था, शुक्र करो कि गंभीर हालात नहीं बने। टीचर शर्मिंदा होकर बोला, मैंने सोचा नहीं था कि
मिनिस्टर को ये बात सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे हीरो की एबिलिटीज इतनी ज्यादा कैसे हो सकती हैं। उसने पूछा, क्या सच में उस लड़के में इतनी क्षमता है कि उसको अकेडमी ने एडमिशन दे दिया? शेमलेस टीचर जवाब देने ही वाला था कि उसको काटते हुए मिनिस्टर ने कहा, चलो सीधी बात करते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के मेंबर के तौर पर मैं समझता हूँ कि काउंसिल कैंडिडेट्स पहले से ही डिसाइड हैं। तुम क्या कहते हो? डर के मारे शेमलेस टीचर ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। जी मैं भी यही सोचता हूँ। मिनिस्टर खुश होकर बोला, बहुत अच्छा, चा ने मेहनत की है, उसे डिस्करेज मत होने देना। किसी दिन साथ में लंच करते हैं। कॉल खत्म। टीचर ने लंबी सांस छोड़ी। वो सोच रहा था, ये लड़का, ये जूनू आखिर स्टूडेंट कैसे है? ये तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या, वेटरन हंटर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसकी आंखों में लालच आ गया। ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, जूनू को गिराना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ मेडिकल रूम में नर्स बोली, जरा दर्द होगा। एमसी बोला, अरे रहने दो मुझे, और अगले ही पल एमसी चीख पड़ा क्योंकि डॉक्टर उसके बाजू पर कॉटन दबा रहा था। नर्स बोली, हो गया, अब सूखने तक लेटे मत रहना। गो अन हंसते हुए बोली, एक ग्रीन रैंक बॉस गिराकर आया है और यहाँ बच्चे की तरह रो रहा है। एमसी झल्लाकर बोला, चुप रहो। वो सोच रहा था, शायद इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि सुपर नेचुरल वेपन बहुत समय बाद यूज किया, अब शरीर वैसा नहीं रहा। फिर बोला, ये लड़की बार बार सामने आ जाती है, चिढ़ हो रही है। गो अन बोली, अगर तुम मदद करने का वादा कर दो तो मैं कभी सामने नहीं आऊंगी। एमसी ने चिढ़कर कहा, तुम काउंसिल में जाना सच में छोड़ोगी नहीं? कितनी बार मना किया है मैंने, तुम्हारे काउंसिल में जाने या न जाने से मेरा क्या? तभी कोई बोला, स्टूडेंट काउंसिल में जाना इतना आसान नहीं है। दोनों ने मुड़कर देखा, वो था हमारा तीसरा सबसे बड़ा गोट, जे आन। गो अन बोली, सुना था तुमको हमारे रूम में ट्रांसफर किया गया है। एमसी ने पूछा, कैसा लग रहा है, ठीक हो? वो बोला, ठीक हूँ, बस बहुत दर्द है। एमसी बोला, और सुना है उस घमंडी लड़के ने तो हार मान ली। जेयान बोला, हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होते ही सुन लिया था। एमसी बोला, किसी ने तुम्हारी जान बचाई और वो थैंक्स तक बोलने नहीं आया, भाग गया। जेयान मुस्कुराया, कोई बात नहीं, हम बच गए ना, वही काफी है। एमसी बोला, तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, तुम्हारा हाथ ही नहीं रहा अब। ये सुनकर बेचारा चुप हो गया। सच बात, ये कैरेक्टर वाकई बहुत पोटेंशियल वाला था, पर ऑथर ने बर्बाद कर दिया। जेयान फिर बोला, मेरे पिता कहते थे, जब तक एलिमिनेट नहीं हुए हर मुश्किल पार हो सकती है, और ब्राजील नहीं भेजा गया तो सब ठीक होगा। एमसी ने सोचा, पहले तो मुझे ये लड़का सस्पिशियस लगा था, लेकिन जिसने अपनी जान दांव पर लगा दी, ऐसे लोग 40 साल पहले भी रेयर थे। और फिर वो फ्रेज याद आ गया जो उसने सालों पहले सुना था। मूड थोड़ा इमोशनल हो रहा था, तभी गो अन ने सबकी भावनाएं चौपट कर दी। काउंसिल में जाना मुश्किल क्यों है? जियान बोला, सुना है तुम काउंसिल में जाना चाहती हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एन ने पूछा, क्या क्योंकि मैं क्लास ई से हूँ? वो हंस पड़ा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने पेरेंट्स एसोसिएशन के बारे में सुना है? दोनों चौंक गए। एन बोली, तुम्हारी बातों से लगता है ये ग्रुप अच्छा नहीं है। जियान बोला, बिल्कुल सही सोचा, पेरेंट्स एसोसिएशन में कुल 5 लोग हैं और काउंसिल में हर बैच से भी सिर्फ 5 सीट्स होती हैं। एमसी और एन दोनों समझ गए। वो बोला, सीधी बात, ये इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स अपने 5 बच्चों को काउंसिल में पहले से बिठा चुके हैं। एन ने पूछा, क्या तुम भी ऐसे ही आए? जियान बोला, नहीं, मैं तो तब आया जब एक रिजर्व सीट खाली हुई। एमसी ने पूछा, मतलब काउंसिल में घुसने के लिए किसी अप्रूव्ड व्यक्ति को ही आने दिया जाता है, और अगर वो नहीं हुए तो क्या किसी और को हटा देते हैं? एन चौंक गई, क्या सच में स्टूडेंट्स एलिमिनेट होते हैं? जियान बोला, क्या मैं ये भी समझाऊं, खुद सोचो। उसने एन की तरफ देखा, सीनियर होने के नाते कह रहा हूँ, काउंसिल में जाने का ख्याल छोड़ दो। एन बोली, नहीं, मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगी। अगर पेरेंट्स एसोसिएशन की वजह से किसी को चोट पहुंचती है तो ये सिस्टम बदलना चाहिए। फिर उसने एमसी की तरफ देखा, तुम्हें नहीं लगता ये सब रिडिकुलस है, इसे ठीक करना चाहिए? एमसी अंदर से सहमत था, स्कूल की करप्शन स्टूडेंट्स की जान ले सकती थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था जाइगेंटियाना की वापसी। वो बोला, जब तक मैं चा को नहीं ढूंढ लेता कुछ भी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। तभी जेयान बोला, वो रही चा, और बिल्कुल सही टाइम पर। हमारी दूसरी हीरोइन, शायद असली मेन हीरोइन, उनचा पीछे खड़ी थी। एमसी चौंक गया, क्या सच में सब इतनी आसानी से बैठ रहा है? एमसी बड़े स्माइल के साथ उठा, कितने दिन बाद मिले हम। लेकिन उनचा ने उसे बिल्कुल इग्नोर किया और सीधे एन की तरफ चली गई। एन ने कहा, दीदी पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि अकेडमी छोड़ दूं, अब जब मैं एनरोल होकर पढ़ भी रही हूँ तो अब क्या करेंगी? तो अब क्या करेंगी? उनचा जवाब नहीं देती, बस अपनी बहन को घूरती रहती है। पूरा वाइब सडन सिबलिंग राइवलरी वॉर में बदल गया था। एमसी और जेयान ऑकवर्ड खड़े देख रहे थे। एमसी सोच रहा था, इन दोनों के बीच क्या हुआ है? क्या एन काउंसिल में इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो उनको पीछे छोड़ना चाहती है? एन ने कहा, अब कुछ नहीं बचा, मैं जा रही हूँ। एमसी कुछ बोलता उससे पहले एन ने उसे टोक दिया, तुम तो इससे भी बुरे हाल में हो। पहली बार उनचा ने मुंह खोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? एन हल्की सी हैरान हुई और फिर वहां से चल दी। एन चलते चलते बोली कि अब उसकी बहन का यूं अचानक केयरिंग दिखाना बेकार है, बहुत देर हो चुकी है। माहौल थोड़ा भारी हो गया था तो एच ने माहौल हल्का करने के लिए अपने दोस्त एमसी का शुक्रिया अदा किया और पूछा, वैसे क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? एमसी और अन एक दूसरे को देखते रह गए। एच बोला, लगता है पहली मुलाकात में ही तुम दोनों का इंप्रेशन कुछ खास नहीं रहा। फिर वो ऑकवर्ड महसूस करते हुए बोला, मैं चलता हूँ, तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ काम भी करने हैं।
एमसी ने कहा कि वो अन से थोड़ी बात करना चाहता है, तो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। एच ने उन्हें साथ जाते देखा तो और भी ऑकवर्ड हो गया। ये क्या चल रहा है यार? हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अन ने सीधा सवाल ठोक दिया, तुम्हें मुझसे आखिर प्रॉब्लम क्या है? एमसी सोच में पड़ गया। मैंने इस बातचीत की तैयारी नहीं की, पहली मुलाकात भी ठीक नहीं हुई थी। सीधे बात करूं या पहले थोड़ा फ्रेंडली बनने की कोशिश? पर फैन बनना भी काम नहीं आएगा। अन बोली, सुना है तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम की सब्जुगेशन में हिस्सा लिया। एमसी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो जेयान ने। पर अन ने तुरंत काट दिया, तुम्हारा दोस्त अकेले ये नहीं कर सकता था, वहां स्थिति पैनिक वाली थी और तुमने जो गाइडेंस दी थी वो किसी एमेचर की बात नहीं थी। एमसी एक और एक्सक्यूज ढूंढने ही वाला था कि उसने अचानक बोल दिया, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हो। अन ने प्लेफुल टोन में पूछा, क्या तुम सच में मुझे प्रोवोक कर रहे हो? एमसी बोला, अरे नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि हम दोनों साथ निभा पाएंगे या नहीं। अन ने बात समेटते हुए पूछा, तो तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हो? कनेक्शंस बनाना चाहते हो शायद, पर ऑनेस्टली तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारी स्किल्स ऑलरेडी इंप्रेसिव हैं। एमसी ने कहा, मेरा काउंसिल में जाने का कोई इरादा। लेकिन अन फिर काट देती है, ठीक है, आखिरी बात सुन लो, चाहे काउंसिल के लिए कुछ भी करो, एक चीज कभी मत करना, मेरी बहन को उस मामले में मत घसीटना। एमसी ने कहा, तुम दोनों बहनें एक जैसी हो। अन हैरान, क्या मतलब? एमसी बोला, काउंसिल में जाना तो सिर्फ एएन चाहती है, मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं तो बस साकू से जुड़े अपने काम निपटाना चाहता हूँ, इसलिए उसके करीब आया था। और यहीं से सीन उल्टा पड़ गया। अचानक अन ने जोरदार एल्बो उसकी गर्दन पर मारा और उसे दीवार से चिपका दिया। वो चिल्लाई, क्या मेरी बहन ने तुमसे कुछ मांगा है? बोलो। एमसी कुछ बोलने ही वाला था कि वो फिर चिल्लाई, जवाब दो, उसने काउंसिल में जाने की मदद मांगी या रिवेंज की? एमसी अब सच में चिढ़ चुका था, वो पलटकर कुछ करने ही वाला था, लेकिन उसने बस हल्का सा पुश दिया और अन मोमेंटरीली पीछे हट गई। वो तुरंत संभल गई और इस बार लात मारने आई। एमसी को उसकी किक डिफेंड करने में जेन्युइनली दिक्कत हुई। वो सोच रहा था, ये लड़की तो वाकई बहुत स्किल्ड है। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए फिर भिड़े। एमसी ने सोचा, ये एनकाउंटर तो पिछले वाले से बिल्कुल अलग है, ये लेवल तो बड़े डंजन मैनेजमेंट स्क्वाड्स के बराबर है। पर अन ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया और फिर से चार्ज कर दी। एमसी डॉज करता हुआ सोच रहा था, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया था, ये तो बेहद तेज है। सड़क वाले सब्जुगेशन में ये इतनी एवरेज क्यों लगी? ये तो क्लियरली ऊपर के लेवल की फाइटर है। अन फिर अटैक करती है, एमसी फिर डॉज करता है और इस बार वो काउंटर करने तैयार था, पर उसने अटैक नहीं किया। उसने बस अपने हाथ की बैंडेज उतारी और सीधा अन के मुंह पर फेंक दी। वो एक सेकंड के लिए स्टंड हो गई और एमसी ने मौका देखकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे फिर दीवार से पिन कर दिया। अन बोली, ये लास्ट मूव रूल्स के खिलाफ नहीं था। एमसी बोला, हमारी स्कूल में रूल्स होते भी हैं क्या? अन बोली, स्पेशल स्टूडेंट हो, काफी जल्दी अडेप्ट कर गए हो। भाई ऑनेस्टली, क्या किसी और ने नोटिस किया कि इस लड़की का चेहरा थोड़ा लड़कों जैसा लगता है? बस बोल रहा हूँ। एमसी ने कहा, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली, पर बताओ पिछला स्ट्रीट सब्जुगेशन इतना कमजोर क्यों था? अन बोली, फील्ड वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, ये सब्जुगेशन नहीं होता, ये एंटरटेनमेंट होता है, लोगों को शो चाहिए बस। ये सुनकर एमसी विजिबली इरिटेटेड हो गया। अन ने पूछा, तो तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते थे? एमसी बोला, बस एक बात पूछनी थी, मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर से बात करनी है, कुछ पुरानी वेपन्स रिट्रीव करानी है। अन चकित होकर बोली, इम्पॉसिबल, उन जगहों से वेपन्स कोई नहीं निकाल सकता, साकू का पोजीशन अलग है, पर फिर भी वो पॉसिबल नहीं है। एमसी ने कहा, सुना था वहां रखी चीजें तो बस डिस्प्ले के लिए हैं, साकू चाहे तो। अन बोली, मेरे ग्रैंडफादर को मनाना नामुमकिन है, कोई भी रिक्वेस्ट हो। एमसी कुछ और पूछने ही वाला था कि नर्स ने पीछे से आवाज लगाई, हे, यहाँ लड़ाई नहीं होगी। अन ने झटके से एमसी का हाथ हटाया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। एमसी पीछे से बोला, मैं तुम्हें दोबारा मिलने का इंतजार करूंगा। अन पलट कर बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम कभी मेरे सामने आओ। एमसी अल्टीमेट प्रोटैगनिस्ट मोड में, वो मुश्किल होगा क्योंकि तुम साकू की ग्रैंड डॉटर हो। कुछ देर बाद एमसी अपने कमरे में लौटा। जेयान ने पूछा, चा से बात कैसी रही? एमसी बोला, खराब। जेयान चौंक गया, मुझे लगा था ऐसा ही होगा। एमसी ने पूछा, उसका अपने ग्रैंडफादर से रिश्ता ठीक नहीं है क्या? यह सुनकर जेयान थोड़ा हैरान लगने लगा। एच ने कहा कि अन और उसके दादा का रिश्ता न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा, बस एक तरह का को-वर्कर वाला रिश्ता है। ये सुनकर एमसी थोड़ा चौंक गया और पूछा, मतलब तुम लोग फैमिली जैसा बिल्कुल बिहेव नहीं करते? लड़के ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एच ने पूछा कि एमसी ने अन से आखिर बात किस बारे में की थी? एमसी बोला कि उसने चा से एक चीज मंगवाने को कहा था, पर उसने साफ बोल दिया था कि ये मुमकिन ही नहीं है। एच बोला, अरे ये तो ऑब्वियस है, उसने अपने दादा से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उन्हें देखना ही डर पैदा कर देता है। एमसी ने पूछा, क्या मतलब, डर क्यों? एच ने कहा कि वो इस जगह बैठकर ये बातें नहीं बता सकता और जोर से हंसते हुए बोला, वैसे ये सब तेरी गलती है, तूने जो मांगा उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एमसी ने पूछा, तो फिर उसे पैसे दे दूं क्या? एच हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने कहा, नहीं, अन को अट्रैक्ट करने वाली सिर्फ एक ही चीज है। एमसी चौंक गया, क्या? एच ने कहा, अगर तू अन से कोई फेवर लेना चाहता है तो तुझे ईएन को काउंसिल ज्वाइन करने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों अन को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी बहन अकेडमी में पढ़े। एमसी ने सोचा, ये तो सही है, लड़ाई के दौरान भी अन ने ये बात बोली थी। एच ने कहा कि अगर एमसी ईएन को समझा सके तो शायद अन फेवर मान भी ले, पर तभी एमसी ने एच को चुप रहने के लिए कहा क्योंकि कोई वहां से गुजर रहा था। कुछ घंटों बाद प्लाजा में एएन एक बेंच पर अकेली बैठी थी। वो वही थी जिसने थोड़ी देर पहले एमसी और अन की बातचीत सुनी थी। वो खुद से सोच रही थी, मैंने काउंसिल में जाने के लिए सब कुछ किया सिर्फ इसीलिए ताकि साकू से बदला ले सकूं, लेकिन मेरी करंट एबिलिटी से काउंसिल में जाना संभव नहीं, शायद अकेडमी से पास होना भी मुश्किल हो जाए।
यही वजह थी कि उसे एमसी की मदद चाहिए थी। वो सोच रही थी, वो पहली लड़की है जो कभी भी इतना मजबूत पहले साल में नहीं रहा। अगर उसकी मदद मिल जाए तो ग्रेजुएशन तक सब संभव हो जाएगा। लेकिन उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, एमसी से मदद अब मिल भी नहीं सकती। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे सब अकेले करना होगा। तभी एमसी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर उसने कहा, तुम इतनी पैथेटिक क्यों बिहेव कर रही थी? घर नहीं जाओगी? देर हो रही है। एएन बोली, जा रही हूँ। एमसी ने कहा, ठीक है, एक सवाल है, क्या तुम सच में गिव अप करने वाली हो? एएन चौंक गई, पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? एमसी मुस्कुराया, क्योंकि पता है तुम ऐसा ही बोलोगी। और फिर बोला, मैं चा से लड़ चुका हूँ। एएन फिर से शॉक्ड, क्या मतलब? एमसी बोला, मैं सच में उससे भिड़ गया था और वो मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हालात थोड़ा उलझ गए हैं। हम दोनों फिर लड़ पड़े। अब मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। नरमी नहीं, सीधा धमकी दूंगा। एएन हैरान, तुम सीरियस हो? बहुत अग्रेसिव हो तुम। एमसी बोला, मैं उसकी वीकनेस ढूंढ रहा हूँ। एएन पजल्ड, मेरी बहन की वीकनेस? कौन सी वीकनेस? एमसी ने उंगली उठाकर कहा, तुम उसकी वीकनेस हो। एएन स्टन्ड। एमसी ने समझाया, चा काउंसिल की लीडर है, टॉप टियर हंटर है, उसका दादा एसोसिएशन का हेड है, फिर भी वो तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करती है? क्योंकि तुम उसकी कमजोरी हो और वो इस वजह से अकेडमी नहीं आती, कहीं तुम उसके फ्यूचर को अफेक्ट न कर दो। एएन जूस पी रही थी, सीधा मुंह से बाहर उड़ा दिया। वो बोली, मेरी एबिलिटीज मुझे पता है, तुम जो बोल रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता। एमसी बोला, बस तुम्हें ऐसा करना है कि मतलब बनने लगे। एएन कंफ्यूज्ड, मतलब क्या? एमसी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अन का सामना कर सको और उसकी असली वीकनेस ढूंढ सको। एएन की आंखें फटी की फटी। एमसी बोला, किसी बात का कॉन्फिडेंस है? एएन कुछ सोचती रही, फिर अचानक जोर से बोली, हाँ मैं करूंगी, मैं अपनी बहन को पीछे छोड़ दूंगी। एमसी ने सोचा, यही फायर चाहिए थी, शुरू से ऐसे होना चाहिए था। वो खड़ा हुआ और बोला, आज के लिए बस, कल से ट्रेनिंग शुरू, सेकंड सेमेस्टर से पहले तुम्हें काउंसिल कैंडिडेट बनना है, समझी? वो जाने लगा। एएन अचानक रोते हुए बोली, मैं ये फेवर कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। कुछ समय बाद एक सुशी रेस्टोरेंट में किसी ने पूछा, हमारे तीसरे नंबर वाले गो 8 की हालत कैसी है? किसी ने कहा कि वो चिंता में थे, पर क्लास ए में जाते ही लड़का कॉन्फिडेंट हो गया है और वो लोग इस बात से खुश हैं। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और अंदर आया शेमलेस प्रोफेसर। सबने उसे पहचाना। किसी ने पूछा कि एग्जाम वाला एक्सीडेंट सीरियस तो नहीं था? वो बोला, नहीं, कुछ खास नहीं, सब ठीक। वहां मौजूद सारे लोग फर्स्ट ईयर पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य थे। जुनमन ने कहा, चलो अब मेन मुद्दे पर आते हैं, सेमेस्टर खत्म होने वाला है, एडमिशन पीरियड की तैयारी करनी है। उसने डॉक्यूमेंट्स निकालकर उन्हें बांटना शुरू किए। सबसे पहले उसने पेपर्स दिए टी गैंग के पिता जंग हॉन ओ, फिर एक एक कर बाकी बड़े उद्योगपतियों को दिए और आखिर में पहुंचा उस आदमी तक जो इस कहानी में शुरू से सिरदर्द रहा है, मिनिस्टर मैनगन, जुओ का बाप। जुनमन बोला, आराम से पढ़कर साइन करिए, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जंग हॉन ने कहा कि उसे प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में एक सवाल पूछना है, क्योंकि उसने सुना था कि एक स्पेशल स्टूडेंट ने अकेले ही पूरा एग्जाम क्लियर कर दिया था। उसने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि वो लड़का फ्यूचर में स्टूडेंट काउंसिल के लिए खड़ा हो जाए। ये सुनकर कमरे में बैठे सारे लोग चौंक गए। शेमलेस प्रोफेसर ने कहा, नहीं नहीं, हमारे हीरो ने काउंसिल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और तुम्हारे बच्चों का काउंसिल में जाना ऑलरेडी तय है, चिंता मत करो। सच बताऊं, उसके काउंसिल में अप्लाई करने का चांस लगभग 0 है। लेकिन मिनिस्टर मांगिन ने हाथ उठाया और बोला, मेरे पास भी एक सवाल है, अगर तुम्हारा अनुमान गलत निकला तो क्या तुम्हारे पास इस मामले को संभालने का तरीका है? जुनमन ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके सारे बच्चे काउंसिल में जाएं, किसी भी कीमत पर। अगले दिन हंटर अकेडमी में प्रोटैगनिस्ट जैसे ही क्लास में घुसा, किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे आखिरकार आ ही गया। और फिर पूरा झुंड उसके ऊपर टूट पड़ा। हर कोई एक साथ सवाल पूछ रहा था, डंजन कैसे क्लियर किया? बॉस को कैसे हराया? तूने ये कैसे किया, वो कैसे किया? एमसी पूरा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हालत क्यों हुई। फिर उसने दीवार पर एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था, मंथली इवैल्यूएशन रैंक 1 जून वू किम। एमसी बोला, ये क्या पागलपन है? कई मिनट गुजर गए पर भीड़ कम नहीं हुई। तंग आकर एमसी ने ऑरा एक्टिवेट कर दी और बोला, रास्ता छोड़ो, मैं तुम में से किसी को नहीं जानता। सभी एक्स्ट्रास एकदम खामोश। अब उन्हें समझ आ गया कि ये पुराना वाला जुनवून नहीं रहा। एमसी अपनी सीट की तरफ गया और एएन ने उसे वहीं देख लिया। एमसी बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो प्रोफेसर मुझे परफेक्ट स्कोर देगा। एएन ने कहा, वो लोग परिणामों में हेराफेरी नहीं करते, इसलिए असली स्कोर रिवील करना पड़ा। एमसी ने सोचा, चलिए कम से कम स्टार्स तो सही मिले। एएन ने पूछा, तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो? एमसी बोला, तुम फॉलो नहीं कर रही, कितने दिन तक फिजिकल ट्रेनिंग करोगी? एमसी ने समझाया, अगर ताकत नहीं है तो अच्छे वेपन्स भी बेकार हैं। एएन ने कहा कि वो समझती है, लेकिन फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे और एमसी को भी प्रिपेयर होना चाहिए। एमसी ने पूछा, फाइनल एग्जाम फिर से डंजन? एएन बोली, नहीं, इस बार रिटन टेस्ट और स्पैरिंग मैच। एमसी ने सोचा, ये अकेडमी कितनी अजीब है, बच्चे एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? फिर बोला, वैसे बेहतर ही है, तुम्हें बस एक आदमी को हराना है। एएन ने पूछा, कौन? एमसी बोला, जुओक, उसका बाप मिनिस्टर है और इतनी बदमाशी के बाद भी उसे काउंसिल में घुसाने की कोशिश होगी। अगर तुम उसे हरा दो तो तुम आसानी से फर्स्ट फेज क्लियर कर लोगी। एएन फिर से सोच में पड़ गई। एमसी ने पूछा, आत्मविश्वास है या नहीं?
एएन बोली, कोशिश करूंगी। एमसी काटते हुए बोला, कोशिश नहीं, करना है। एएन ने कहा, ठीक है, मैं करूंगी। एमसी बोला, गुड, कल से मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू, और अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं तो उन्हें भी बुला लेना। अचानक लड़की का चेहरा उदास हो गया। वो बोली, मेरे कोई दोस्त नहीं है। एमसी ने तरस खाती नजर से देखा। लड़की बोली, ऐसे मत देखो, तुम्हारे भी कोई दोस्त नहीं है। एमसी बोला, कौन कह रहा है, वो एक मेरा दोस्त है। फिर वो बाकी दोस्तों के नाम सोचने लगा, लेकिन कोई नाम दिमाग में आया ही नहीं। अचानक उसके दिमाग में कोई पुरानी आवाज गूंजी, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। एएन ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? एमसी ने खाली एक्सप्रेशन में कहा, कुछ नहीं, बस ध्यान भटक गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल रूम में एच एच हॉस्पिटल बेड पर बैठा था। वो सोच रहा था कि हॉस्पिटल कितना बोरिंग है, लेकिन क्लासमेट्स का आना थोड़ा अच्छा लगा था। वो यूट्यूब देखने के लिए फोन उठाने लगा, पर तभी उसे याद आया कि उसका हाथ ही नहीं है। ये सोचकर उसके चेहरे पर उदासी आ गई। तभी कोई अंदर आया, जियो 8 सन। वो उसका पिता था। उसे देखते ही एच थोड़ा खुश हो गया। एच ने पूछा, आप काम पर नहीं गए? पिता ने कहा, मैंने टीम लीडर से बात कर ली, आज की छुट्टी ले ली। उन्होंने पूछा, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? एच बोला, नहीं, दर्द नहीं है। पिता ने कहा, मेरी भी एक लड़ाई में बांह चली गई थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और हंटर बनकर और मजबूत बन गया। तुम भी रोज प्रैक्टिस करोगे तो बिना दाईं बांह के भी बेहतर बन सकते हो। फिर पिता ने अपनी शर्ट से एक कागज निकाला और कहा, मुझे कुछ मिला है। मुझे लगता है मैं साबित कर सकता हूँ कि पेरेंट्स एसोसिएशन 2 साल पहले वाली घटना में शामिल थी। एच घबरा गया, क्या आप अब भी उस मामले में पड़े हुए हैं? पिता ने पूछा, बताओ, क्या ये टेस्ट पहले से प्लान था? हाथ अचानक रुक गया। एच चुप हो गया। पिता आगे बोलने ही वाले थे कि एच ने चिल्लाकर कहा, बस कीजिए, आपकी जिद की वजह से आपको नौकरी से निकाला गया, हम सब कुछ खो बैठे, अब आप आखिर चाहते क्या हैं? ये सच बोलकर पहली बार एच ने हद पार कर दी थी। उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं था। एच ने कहा, आप पेरेंट्स एसोसिएशन पर कभी जीत नहीं सकते, और अब आप हंटर भी नहीं बन सकते। कृपया इस सबको भूल जाइए। वैसे भी कोई 40 साल पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये कहकर एच कमरे से निकल गया। वो जाते जाते खुद भी रो रहा था। पिता अकेले बैठकर सोचते रहे, अब क्या करूं? इधर एमसी अपने छोटे छोटे जासूसों से बात कर रहा था। उसने पूछा, कुछ नया पता चला? मोटा लड़का बोला, क्लास सी और डी में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। एमसी ने पूछा, बाकियों के बारे में? लड़के ने कहा, ए और बी के स्टूडेंट से पूछना थोड़ा अजीब लगेगा। एमसी सोचने लगा, मुझे ये पता लगाना है कि काउंसिल में खड़ा होना कौन चाहता है, लेकिन ये लड़के इस काम के लिए काफी स्मार्ट नहीं है। हमारा लड़का अपने छोटे छोटे 3 अंडरलिंग्स को देखता है और बोलता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें इनाम मिलेगा। ये सुनकर वो तीनों बोले कि इसकी जरूरत नहीं है। एमसी ने हल्की सी चिड़चिड़ी आवाज में कहा, जब कोई बड़ा इंसान पैसे दे रहा हो तो बच्चे बस थैंक यू बोलकर ले लेते हैं। उसने पैसे उनके हाथ में थमा दिए। मोटे वाले ने नोट गिनकर कहा कि अंदर तो सिर्फ 1100 वॉन है। एमसी ने कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है, कम से कम कोई स्नैक तो खरीद लोगे, वरना मैं इरिटेट होने लगूंगा। वो तीनों चलते हुए सोच रहे थे कि इस पैसे से तो स्नैक भी मुश्किल से मिल पाएगा। एमसी उन्हें जाता देखकर बोला, यार ये सच में अच्छे लैकीज हैं। उन्हें देखकर एमसी को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो नया था और उसे लगता था कि 1000 वॉन में ही दुनिया खरीद लेगा। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। अब उसे फोकस करना था। एएन को ट्रेन करना है जोअक को हराने के लिए। रिटन एग्जाम उसके हाथ में नहीं है, वो लड़की खुद पढ़ेगी या नहीं वही जाने। असल खेल तो फाइट वाला हिस्सा था। जोअक की स्किल्स भले ही बेकार थीं, लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन किस तरह की गड़बड़ करेगी ये कोई नहीं जानता था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एएन को ट्रेन करने के लिए एक अच्छा जगह नहीं था, और अगर एमसी वोइक से मदद मांगता तो बहुत अटेंशन आ जाता। तभी अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई। वो था हमारा तीसरा सबसे बड़ा गोट, ह्यून। उसने कहा कि उसे एमसी को देखकर खुशी हुई। एमसी ने पूछा, तू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया? ह्यून बोला, नहीं, मैं तो सिर्फ पेपरवर्क जमा करने आया हूँ। उसने बताया कि उसने सुना है कि एमसी एएन की मदद कर रहा है, और पूछा, सब कैसे चल रहा है? एमसी ने सारी स्थिति समझाई। ह्यून बोला, अच्छा तो यही दिक्कत है, क्लास ई को अकेडमी के ट्रेनिंग जोन्स में कई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। एमसी ने कहा, हाँ यही प्रॉब्लम है। फिर ह्यून ने अचानक पूछा, तो सच में पेरेंट्स एसोसिएशन के खिलाफ लड़ने वाला है? एमसी हंसते हुए बोला, और क्या, हम सब ने उस डंजन में मिलकर निकल ही लिया था, अब भी रास्ता ढूंढ लेंगे। ह्यून थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तू सही कह रहा है, हम सच में जिंदा बचे थे, और मैं सोचता रहता हूँ अगर 2 साल पहले हुई घटना में तू भी शामिल होता तो क्या होता। एमसी कुछ समझ नहीं पाया। ह्यून तुरंत बोला, नहीं कुछ नहीं, छोड़ दे। फिर ह्यून बोला कि वो एमसी को एक ट्रेनिंग जगह दिला सकता है, क्योंकि वो उसे स्टूडेंट काउंसिल ट्रेनिंग अकेडमी में ले जा सकता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस। शेमलेस प्रोफेसर ने सामने खड़े जुअक से कहा, सच बताऊं, अभी सबसे खतरे में तू है। ये सुनकर जुअक हक्का बक्का। उसने पूछा, क्या मतलब? प्रोफेसर बोला, एमसी शायद स्टूडेंट काउंसिल में आने की कोशिश करेगा, और वो लड़का इवैल्यूएशन दिए बिना पास हुआ, और वो अकेले ग्रीन रैंक मॉन्स्टर को हरा चुका है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जुअक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, लेकिन मेरा काउंसिल स्पॉट तो पक्का था, पापा ने। प्रोफेसर ने काटते हुए कहा, पेरेंट्स भी हमेशा सीमा तक ही मदद कर सकते हैं। जुअक रोते मरोड़ते बोला, सर आप बस उसे रोक दो। प्रोफेसर बोला, अगर ग्राम में तू हार गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। जुअक को अपनी पिटाई याद आ गई, दिमाग सुन्न हो गया। प्रोफेसर बोला, लेकिन मेरे पास एक प्लान है।
उसने अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकाला, बिल्कुल वैसा जैसा जुअक ने पहले फाइट में यूज किया था, लेकिन ये वाला अनरजिस्टर्ड था, एसोसिएशन की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये बी रैंक आइटम था। जुअक के होश उड़ गए। वो बोला, बी रैंक? लगभग पूरा स्कूल तो सी या डी है। प्रोफेसर बोला, मिनिमम हंटर रैंक बी ही होता है, इससे तू फाइट में जीत जाएगा, सीधे चीट कोड जैसा आइटम है। जुअक हंसा, ये कहाँ से मिला? प्रोफेसर बोला, मेरे पिता, वो पहले सब्जुगेशन टीम में थे। फिर बोला, और हाँ, मैंने तेरे लिए एक सीनियर को भी बुलवा लिया है ताकि तू एबिलिटी सीख सके। दरवाजा खुला और अंदर आई अंचा। जुअक की आंखें बाहर। वो बोला, ये तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन वो सच में वही थी, हमारी दूसरी हीरोइन। प्रोफेसर ने कहा कि उसने उससे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। यही बात साफ थी, वो एमसी को पसंद नहीं करती, इसलिए वो जुअक को ट्रेन करने के लिए तैयार हो गई। प्रोफेसर ने जाते जाते कहा, अपने जूनियर का अच्छे से ख्याल रखना। अंचा ने ठंडे चेहरे से कहा, हाँ ठीक है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एकेडमी। एएन और एमसी स्पैरिंग कर रहे थे और जैसा एक्सपेक्टेड एएन बुरी तरह पिटा ही थी, एक भी हिट नहीं लगा पा रही थी। वो हाफते हुए बोली, ब्रेक ब्रेक, मैं और नहीं कर सकती। एमसी बोला, अगर प्रैक्टिस ही हल्की करोगी तो फाइट क्या करोगी, सही तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। एएन ने कहा, अगर इतना सीरियसली ट्रेन करना है तो एबिलिटीज भी सिखाओ, सब एबिलिटीज का यूज करते हैं, मैं सिर्फ पंचेस पर निर्भर नहीं रह सकती। एमसी ने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, समझाना मुश्किल है, सीधे दिखा देता हूँ। उसने कहा, ग्लव्स उतारो, एबिलिटीज मेरे ऊपर यूज करो। एएन चौंक गई, तुम पागल हो, मैं किसी अनार्म्ड इंसान पर अपनी एबिलिटी कैसे यूज करूं? एमसी बोला, अगर और बहाने मारी ना तो ट्रेनिंग खत्म। बस ये सुनते ही एएन ने ग्लव्स उतार दिए, ब्रेसलेट एक्टिवेट किया और सिस्टम ने कंफर्म कर दिया, रैंक डी फ्लेम मैजिक एक्टिवेटेड। उसकी फ्लेम्स भड़क उठीं। लड़की ने तुनक कर कहा कि अगर एमसी को चोट भी लग जाए तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगले ही पल वो अपने हाथों में मैजिक भरकर एमसी की तरफ दौड़ पड़ी। उसने आग वाली एबिलिटी छोड़ी, लेकिन एमसी ने इतनी आसानी से डॉज किया कि जैसे हवा का झोंका हो। पलक झपकते ही वो लड़की के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर एक सीधा पंच उसके पेट पर जमाया, जिससे वो उड़ती हुई सीधे रिंग की रस्सियों में जा टकराई। एमसी ने ठंडी आवाज में कहा, उठो, फिर से कोशिश करो। अगले ही पल लड़की ने फिर फ्लेम एबिलिटीज एक्टिवेट की, लेकिन अब उसने दूसरा रैंक वाला स्किल भी एक्टिवेट कर दिया। वो फिर से दौड़ कर आई, इस बार क्लोज कॉम्बैट में घुसने की कोशिश करते हुए। एमसी ने आसानी से डॉज करते हुए सोचा, अच्छी कोशिश है, लेकिन इस बार एमसी ने डॉज बंद करने का फैसला किया। उसने सीधा एक और पंच लड़की के पेट में मारा और वो फिर से धड़ाम। एमसी बोला, तुम सोच रही होगी कि तुम लॉन्ग रेंज एबिलिटी इस्तेमाल कर रही हो, फिर भी मुझे हिट क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि एबिलिटी अकेले कुछ नहीं करती, मूवमेंट के साथ सिंक जरूरी है। लड़की उलझ कर बोली, क्या ये नॉर्मल नहीं होता? एमसी बोला, नहीं, तुम एबिलिटी यूज करने में इतनी उलझ जाती हो कि मूवमेंट खाली छोड़ देती हो, इससे बीच में गैप्स बन जाते हैं। सोचने की जगह एबिलिटी कैसे यूज करूं, ये सोचना चाहिए, अटैक कैसे करूं। लड़की बोली, मुझे समझ नहीं आया। एमसी मुस्कुराया, ठीक है, तो अब तुम्हें जबरदस्ती समझना पड़ेगा। और वो फिर से हमला करने आया, लेकिन साथ साथ टिप्स भी देता रहा, कब गार्ड करना है, कब काउंटर करना है और कब ओपनिंग पकड़कर एबिलिटी की पूरी ताकत छोड़नी है। एमसी मन ही मन सोच रहा था, मुझे लगा जल्दी हार मानेगी, लेकिन हिम्मत है इसमें, देखते हैं कब तक टिकती है। तभी अचानक लड़की की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे कुछ समझ आया हो, और पहली बार उसने एमसी का अटैक डॉज कर लिया। फिर तुरंत काउंटर करने के लिए अपनी टांग उठाई और सीधा जानलेवा किक एमसी के पेट में मारा। एमसी भी लड़खड़ाया, लगभग गिरते गिरते बचा। फिर लड़की ने अपना तीसरा रैंक स्किल एक्टिवेट किया और पूरी जान लगाकर एमसी की ओर झपटी, लेकिन एमसी अचानक ऊपर की ओर कूद गया और दोनों आमने सामने हवा में रुककर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। लड़की कंफ्यूज हो गई, ध्यान टूटा और उसी पल एमसी ने उसके ठुड्डी पर एक सटीक वार किया। लड़की चक्कर खाकर गिर गई। एमसी बोला, लड़ाई में ओपनिंग ढूंढनी पड़ती है, सिर्फ स्किल्स या वेपन से काम नहीं चलता, तुम्हें बेसिक्स भी आने चाहिए। एमसी ने देखा कि लड़की अभी भी पूरी कोशिश कर रही थी, उसने रिफ्लेक्स से एल्बो स्ट्राइक भी मारा था, उसे खुद पता भी नहीं चला। लड़की हाँफते हुए बोली, मुझे अभी भी ये जानना है कि तुम हो कौन? एमसी ने पूछा, अचानक ये सवाल क्यों? लड़की बोली, ये सब नॉर्मल नहीं है, हम एक ही उम्र के हैं, लेकिन तुम। वो बात अधूरी छोड़कर रुक गई। एमसी एक पल को घबरा गया, उसे लगा कहीं उसे री इनकारनेशन का पता न चल जाए, लेकिन लड़की ने अगली ही लाइन में कहा, कहीं तुम बचपन से ट्रेंड कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं? एमसी ने माथा पकड़ लिया, बकवास मत करो। तभी दरवाजे से कोई आया, वो था हमारा तीसरा सबसे बड़ा गोट, ह्यून। एमसी और लड़की ने उसे ग्रीट किया। ह्यून बोला, काफी वक्त बाद तुम्हें अकेडमी में देखा, कैसे हो? लड़की बोली, ठीक हूँ, आज की ट्रेनिंग काफी थी। ह्यून हंसकर बोला, मैं तो अपने पिता से ही रिंग में लड़ता हूँ, ज्यादातर हार जाता हूँ, पर फिर भी फाइट मजेदार होती है। एमसी ने सीधा पूछा, अब आगे क्या सोचा है? ह्यून ठिठक गया, तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? उसने बताया कि वो सोचे जा रहा है कि स्टूडेंट काउंसिल छोड़े या नहीं। हंटर बनने का सपना बचपन से था, लेकिन आर्म खोने के बाद वो रास्ता बंद लगता है। एमसी चुप हो गया, उसे गिल्ट हुआ, फिर बोला, असंभव नहीं है। ह्यून ने सिर उठाया, क्या मतलब? एमसी बोला, बिना आर्म के भी हंटर बना जा सकता है, मैंने खुद ऐसे हंटर को देखा है। उसने अपना दायां हाथ खोया था, लेकिन ट्रेनिंग जारी रखी और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया।
ह्यून धीरे से बोला, और वो हमेशा कहते थे, जब तक इंसान जिंदा है सब कुछ ठीक किया जा सकता है। एमसी मुस्कुराया, बिल्कुल वही बात मैं कहने वाला था। ह्यून बोला, उस हंटर का नाम क्या था? एमसी बोला, चंग हुन, बहुत साल पहले दुनिया से चला गया। ह्यून की आंखें फैल गईं, वो मेरे दादा थे। एमसी खुद भी चौंक गया। अब दूसरी तरफ एग्जाम ग्राउंड्स, बाहर एक धमाका हुआ। जोक जोर जोर से अपनी नई ब्रेसलेट एबिलिटी ट्राई कर रहा था। वो चिल्ला रहा था, अब देख लेना जुनवू, तुझे क्या हालत बनती है। अनजाने उसे डांटा, काम, ये सिर्फ सेकंड टेस्ट है, ज्यादा ताकत लगाई तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एक ऐसी टेक्निक भी है जो उसने अभी तक हमें नहीं दिखाई, ये भी यूज नहीं करनी। जुओक बोला, अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जुनवू इतना स्ट्रांग है ही नहीं। शेमलेस प्रोफेसर दूर खड़े सोच रहा था, वाह परफेक्ट, ये लड़का स्किल्स जल्दी सीख रहा है। अंचा से ट्रेनिंग करवाना बेस्ट डिसीजन था। अब जुनवू का अंत पक्का है। लेकिन उसी पल उसे वो एक की बात याद आई, मैं सिर्फ एक इंसान से डरता हूँ, जुनवू 40 साल पुराना। शेमलेस टीचर ने इसे हंसकर टाल दिया, पुराने जमाने की बकवास, और आगे बढ़ गया। कुछ साल पहले सब्जुकेशन एग्जाम HQ। एमसी अंदर आया और पूछा, चंगहुन यहाँ है क्या? वहां बैठे एक आदमी ने हैरान होकर पूछा, सर आप यहाँ इस वक्त, क्या काम था बॉस को इतनी रात में? एमसी ने कहा कि हाल ही में डंजन्स की संख्या कम हो गई थी, इसलिए वो बाहर पीने चला गया था। वॉइक ने बताया कि वे लोग हॉर्न का पसंदीदा ड्रिंक लेकर आए हैं। चंगहुन टीम 2 का लीडर था और एमसी उन गिने चुने लोगों में से था जिन्हें वो सच में एडमायर करता था। एमसी ने पूछा कि हॉर्न के साथी लोग कहाँ गए हैं। आदमी ने कहा कि वे बाहर निकले हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। एमसी बोला कि ठीक है, तब तक वेट कर लेते हैं। लेकिन चंग ने हंसते हुए कहा कि उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं, वो लोग पहले ही पीना शुरू कर सकते हैं। एमसी ने मन में सोचा कि उसके दोस्त की बस एक ही कमजोरी है, इसका बेइंतहा शराब प्रेम। उन्हें दोस्त बने 5 साल हो चुके थे, पता भी नहीं चला कि कब एमसी, वॉइक और हुन इतने गहरे साथी बन गए। पीते पीते एमसी ने पूछा, तू हाल में बहुत बिजी रहता है? हुन ने स्वीकार किया कि हाँ, वो सच में बहुत व्यस्त है, लेकिन फिर भी ये सब वो झेल सकता है क्योंकि 8 महीने पहले उसके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसका राइट आर्म चला गया था। वो बोला, इस बारे में ऑकवर्ड मत हो, एक्सीडेंट्स जिंदगी का हिस्सा हैं। एमसी कुछ कहना ही नहीं चाहता था, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, ये कितना बड़ा लॉस है, हुन कितना टैलेंटेड था। तभी हुन ने पूछा, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो मैं सिर्फ लेफ्ट आर्म से सीख सकूं, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? एमसी ने थोड़ा सोचकर कहा, क्या इतनी सी चीज काफी होगी? हुन मुस्कुराया, जब तक मैं जिंदा हूं कुछ भी मुमकिन है, बस हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन से हुन का असल ट्रेनिंग शुरू हुआ। लेफ्ट हाथ से स्वॉर्ड उठाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो हमेशा राइट आर्म पर निर्भर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसे भी मास्टर कर लिया। लोग हैरान रह गए, उसकी स्वॉर्डशिप पहले से भी अधिक खतरनाक हो गई। इससे साबित हो गया कि चंग एक परफेक्ट स्वॉर्ड्समैन था। हुन बोला, ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। एमसी ने टोका, अरे तू ही तो मदद मांगने आया था, अब रो क्यों रहा है? तभी एमसी ने देखा कि हुन अब भी वही पुरानी लकड़ी की तलवार लेकर आया है। एमसी बोला, तू अभी भी ये चीज इस्तेमाल कर रहा है? हुन ने गर्व से कहा, बिल्कुल, ये मेरे ट्रेनिंग का सिंबल है और एक दिन मैं इसे डोंग को दूंगा। ये वही गिलेटिन ब्लेड थी, लकड़ी की प्रैक्टिस स्वॉर्ड, लड़ाई में काम की नहीं लेकिन ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट। वॉइक ने पूछा, डोंग को हंटर बनने में दिलचस्पी तो है नहीं, तो फिर उसे क्यों देगा? हुन हंसा, तो फिर अपने पोते को दे दूंगा। एमसी ने कहा, अगर अपने पोते को स्वॉर्ड देनी है तो पहले खुद भी जिंदा रहना पड़ेगा। वॉइक ने मजाक में कहा, इस तरह की बातें बोलना सेफ नहीं होता। हुन बोला, हाँ, फिल्मों में हमेशा बुरा हो जाता है। फिर तीनों ने टोस्ट किया और एमसी ने मजाक में कहा, चलो कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके एलिमिनेट हो जाएं। बाहर कैबिन में एमसी ने डोंग से पूछा कि वो खेलते वक्त हर्ट तो नहीं हुआ। हुन हंसकर बोला कि शुरुआत में डर गया था लेकिन फिर खुश हुआ जब उसके बेटे ने कहा, जब तक जिंदा है रास्ता निकल ही आता है। उस रात एमसी और वॉइक को हुन की अपने बेटे की तारीफ घंटों सुननी पड़ी। अब वापस एकेडमी की तरफ। किसी ने कहा कि उसने फोटो कहीं रख दी है, वो था हियोन। वो फोटो हमारे एमसी और हीरोइन को दिखा रहा था। एमसी ने जैसे ही फोटो देखी उसे हंसी आ गई क्योंकि जोन 2 कैंप का लीडर वही आदमी था जो शराब और बातें करने में सबसे आगे रहता था और वही स्वॉर्ड्समैन जिसे कभी परफेक्ट कहा जाता था, किम चंग हुन। एमसी को याद आया कि उसने एक बार अपने दोस्त से कहा था, लंबा जीना ताकि अपने पोते को देख सको। ये याद आते ही एमसी का चेहरा उदास हो गया। उसे पछतावा हुआ कि उसने वो बात कभी बोली ही क्यों थी। हीरोइन ने पूछा, क्या हियोन के दादाजी बहुत साल पहले गुजर गए थे? हियोन ने सिर हिलाया, हाँ, सुना है एक एक्सीडेंट में एलिमिनेट हो गए थे। एमसी गहरी सोच में चला गया। हियोन ने पूछा, कुछ हुआ क्या? एमसी बोला, नहीं कुछ नहीं। हियोन बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दादा को इतना जानते थे। सच बताऊं तो ये सोचकर ही अजीब लगता है कि किसी ने राइट आर्म खोकर भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन गया। एमसी ने शांत आवाज में कहा, मैंने खुद देखा है, ये मुमकिन था। हियोन ने कहा, मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे पिता से मिलोगे तो वे तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। एमसी ने मन में सोचा, डोंग अभी कैसा होगा? एमसी ने पूछा, तुम्हारे पिता ठीक हैं? हियोन बोला, हाँ ठीक है, लेकिन वो एक केस छोड़ने को तैयार नहीं है। एमसी ने पूछा, कौन सा केस? हियोन बोला, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले तुमने पूछा था कि स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में लोग एलिमिनेट हुए थे क्या, तो हाँ हुए थे। एमसी सन रह गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कुछ दिन पहले एग्जाम में एक्सीडेंट हुआ था, परीक्षा बदली गई और 2 लोग पत्थरों से कुचल गए। एमसी ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता उसी एक्सीडेंट की जांच कर रहे थे?
हुन बोला, हाँ, इसी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जैसे कोई पुलिस वाला पूरे पेरेंट्स एसोसिएशन के पीछे पड़ जाए तो नतीजा यही होना था। हीरोइन ये सुनकर दंग रह गई। हियोन ने आगे कहा, उसके बाद मैं काउंसिल में आ गया, लेकिन मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया गया। सिर्फ अनचाही थी जिसने मुझे स्वीकार किया। एमसी ने पूछा, क्या एसोसिएशन का कैंडिडेट भी उस एक्सीडेंट में शामिल था? हियोन बोला, नहीं, एसोसिएशन में सिर्फ 4 लोग हैं और उनके नॉमिनीज अलग एग्जाम देते हैं। हियोन बोला कि वो अक्सर सोचता है, अगर मैं थोड़ा पहले पहुंच जाता तो क्या रोक सकता था। हीरोइन ने पूछा, तो इसीलिए तुमने पिछले बार उस एरोगेंट लड़के को बचाया? हियोन ने स्वीकार किया, हाँ, कभी कभी पछतावा होता है, लेकिन किसी के सामने एलिमिनेट होते देखने से अच्छा था कि मैं खुद गिर जाऊं। एमसी ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया। उसी पल एमसी ने नीचे कुछ देखा, उठाकर बोला, क्या ये गिलेटिन ब्लेड है? हियोन बोला, हाँ, यही डोंग का एकमात्र कीपसेक है, मेरे पिता ने सालों से संभाल कर रखा है। एमसी ने गहरी सांस भरी, उसे याद आया कि हुन हमेशा कहता था, ये स्वॉर्ड मैं अपने पोते को दूंगा। एमसी ने पूछा, क्या मैं इसे थोड़ा समय के लिए उधार ले सकता हूँ? हियोन ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने पूछा कि एमसी ऐसा क्यों बोल रहा है। एमसी ने बताया कि हियोन ने कहा था उसके दादा की कहानी असंभव लगती है, और हियोन ने हंसकर कहा कि पुरानी कहानियां हमेशा बढ़ा चढ़ाकर सुनाई जाती हैं। लेकिन एमसी बोला, ये वाली कहानी एग्जैजरेट नहीं है, बिल्कुल सच है। फिर उसने पूछा कि क्या हियोन अगले एग्जाम को साथ में देखना चाहेगा। कुछ दिन बाद रिटन एग्जाम शुरू। रिटन टेस्ट शुरू हुआ। ये 4 दिन के फाइनल एग्जाम्स का पहला दिन था। क्लासरूम में सब चुपचाप एग्जाम दे रहे थे और एमसी भी वहीं बैठा था। एमसी ने सोचा, ये क्वेश्चंस कौन सी भाषा में लिखे हैं भाई? मैंने एडमिशन के बाद कभी क्लास अटेंड ही नहीं की और पूरी जिंदगी मॉन्स्टर से लड़ते बीती है। मैथ टेस्ट कैसे दूं? उसने बगल में देखा, वहां जोक बैठा था। एमसी ने सोचा, ये तो बड़ा फोकस बनकर बैठा है, लेकिन इसमें पढ़ाई का नाम तक नहीं, सीधा आंसर्स रटवाए गए होंगे। एमसी को लगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो गो इन के काउंसिल वाले रास्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी तरफ इन की हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन था। एमसी ने सोचा, ये ठीक तो है, ये तो हमेशा रिटन एग्जाम्स में फर्स्ट आती है, चलो भरोसा करना पड़ेगा। इतने में किसी ने पेपर मोड़कर उसके सिर पर पटका। वो इन्विजिलेटर था। उसने कहा कि टेस्ट देते वक्त इधर उधर मत देखो। एमसी ऑकवर्ड होकर बोला, जी ध्यान रखूंगा। चौथा दिन, कॉम्बैट एग्जाम शुरू। स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई कि अब फाइनल एग्जाम का कॉम्बैट टेस्ट शुरू होगा और सभी फर्स्ट ईयर्स को ऑडिटोरियम में इकट्ठा होना है। एमसी बोला, अच्छा, अब असली खेल शुरू हो रहा है। वो अपनी फ्यूचर वाइफ से बोला कि जल्दी चलें वरना देर हो जाएगी। अंदर पहुंचकर एमसी बोला कि यहाँ तो बहुत भीड़ है। इन ने कहा कि वो 1 मिनट रुके, लेकिन तभी एमसी अचानक शॉक्ड हो गया। कारण पैनल से पता नहीं चलता, पर वो थोड़ा अजीब लगा। एरिना में बहुत बड़े लेवल की भीड़ थी, लोग फुसफुसा रहे थे, रिपोर्टर्स तक आए हुए थे। एमसी ने पूछा, हमेशा इतना तमाशा होता है क्या? एन ने समझाया कि ये सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम है और जो यहाँ टॉप करते हैं वही काउंसिल में जाते हैं। एमसी ने सोचा, सब्जुगेशंस तक ब्रॉडकास्ट करते हैं, अब बच्चों की लड़ाई भी बेच रहे हैं, ये बड़े लोग सच में डिस्गस्टिंग हैं। वो एक रूल्स समझाता है। वो एक ने स्टूडेंट्स को रूल्स बताए। पहले राउंड में रैंडम 2 छात्रों को चुना जाएगा, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। एमसी अंदर ही अंदर हंसा, अरे ये तो वही रूल्स हैं जो हम सब्जुगेशन टेस्ट्स में इस्तेमाल करते थे। रूल्स साफ थे, हारने वाले का कोई पॉइंट नहीं कटेगा, बस 0 रहेगा। 0 वाले जितनी बार चाहें फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास एक भी पॉइंट आ गया, अगर वो हार गए तो दोबारा लड़ नहीं सकते। वो एक ने कहा कि सेफ्टी गियर डैमेज एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं करता, इसलिए एबिलिटीज संभल कर इस्तेमाल करनी होंगी। क्लास ए का टेस्ट शुरू हुआ। लॉट्स निकाले गए। 2 रैंडम एक्स्ट्रास चुने गए, जिनका नाम कहानी में दोबारा कभी नहीं आएगा। रेफरी ने कहा, पोजीशंस ले लो, और मैच शुरू किया। रेड हेयर लड़का पहले चार्ज हुआ। इन दंग रह गई, वाह, क्लास ए ऐसे लड़ते हैं। वो एमसी से पूछने लगी कि उसे कैसा लग रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि एमसी गहरी नींद में सो रहा है। वो बोली, क्लास ए लड़ रहा है और तुम सो रहे हो? एमसी बोला, ये लड़ाई तो पूरी गड़बड़ है, देखने लायक कुछ नहीं, और एग्जाम की टेंशन से नींद भी नहीं हो रही थी, ये टाइम परफेक्ट है आराम का। एम हैरान रह गई, ये किस लेवल का आदमी है यार। कुछ घंटे बाद अनाउंसर ने कहा कि क्लास डी के मैचेस खत्म हो गए। एम ने कहा, अरे उठो, हमारा नंबर आ गया। एमसी ने खिंचाई करते हुए पूछा, इतनी जल्दी खत्म हो गया? अब क्लास ई की बारी थी, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, पूरी भीड़ पलक झपकते ही बाहर चली गई, सब कैफेटेरिया की ओर भाग गए। एमसी बोला, क्या हमारी क्लास इतनी भी बेकार है कि कोई मैच देखना भी नहीं चाहता? एन बोली, और तुम ही बोल रहे हो, तुमने तो बाकी मैचेस में सोकर दिखाया है। उसी समय उन्हें सरप्राइज हुआ, क्योंकि हियोन वहां बैठकर उनका मैच देखने आया था। उसने दोनों को ग्रीट किया। अनाउंसर ने कहा कि क्लास ई का पहला पार्टिसिपेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एमसी ने सोचा, एनर्जी बचाकर चलेंगे, पहले किसी एवरेज स्टूडेंट को जाना चाहिए। लेकिन पहली लड़ाई अनाउंस हुई, एन वर्सेस जे हाई, एक छोटा मोटा बैकग्राउंड कैरेक्टर। एमसी बोला, ये तो अच्छा नहीं हुआ, प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा। लेकिन एन बोली, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। उसने खुद को याद दिलाया, जो प्रैक्टिस की है वही फॉलो करना है। एमसी बोला, मुझे 10 लगातार जीत चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। एन ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज रह गई।